अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपके लिए जो नावल लेकर आई हूँ उसका नाम है ज़राता ना नफ़रत कौम। ये पश्तो में नाम है लेकिन नावल बहुत ज़बरदस्त है। अगर कोई मेरी रीडर पठान है तो वो मुझे इसका मतलब लाजमी बताए। और इसकी राइटर हैं सोहा खान। तो इस नावल को शुरू करते हैं। ज़मान खान, तुम मेरी बात से इनकार कर रहे हो? एक गरजदार आवाज़ लॉन्च में गूंजी थी। मुलाजिम डर कर एक कदम पीछे हुए, मगर उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो वैसे ही अकड़ कर खड़ा था। बाबा, मैंने आपकी हर बात मानी है, मगर ये नहीं। मेरी ज़िंदगी का इतना अहम फ़ैसला आप खुद कैसे कर सकते हैं? मुझे भी हक होना चाहिए इस फ़ैसले में। वो अपने गुस्से को काबू में रखते आस्तगी से बोला, मगर इसके अंदर का तूफान बहुत जल्द फटकर बाहर आने वाला था। ज़मान खान, मैंने फ़ैसला कर लिया है कि तुम ज़रगोना से ही शादी करोगे। अब मुझे इस बात पर कोई बहस नहीं चाहिए। अंसार खान कहते अपनी चादर कंधे से दुरुस्त करते अपने कमरे में चले गए। ठीक है बाबा। ठीक है फिर बाबा, अगर आपका ये आखिरी फ़ैसला है तो मेरा भी ये आखिरी फ़ैसला है कि मैं ज़रगोना से शादी नहीं करूँगा। ज़मान भी तेज़ आवाज़ में कहता हवेली से निकल गया था। पीछे अंसार खान ने नफ़े में सर हिलाया। इतनी जल्दी में डेरे पर क्यों बुलाया है मुझे? नुमान डेरे पर आते सामने बैठे ज़मान से पूछने लगा, जो हाथ में सिगरेट लिए उसे सुलगा रहा था। क्या मसला है, बता भी दो अब। नुमान ने ज़मान को वैसे ही चुप बैठे देखकर पूछा, मगर ज़मान ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। वही ज़रगोना वाला मसला है क्या? नुमान उसे खामोश बैठे देखकर बोला, तो ज़मान ने सर हिलाकर इसकी बात की तस्दीक की। तो कर क्यों नहीं लेते उससे शादी? इतनी अच्छी लड़की है वो। बेशक पढ़ी लिखी नहीं है, मगर गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है, इतने अच्छे दिल की मालिक है, और तुम्हें क्या चाहिए? नुमान ने गुस्से से जमान को देखा, जो बेफजूल की जिद लगाकर बैठा था। कहाँ मैं जमान खान और कहाँ वो जाहिल जिससे सही से उर्दू बोलनी भी नहीं आती। मैं कैसे उससे शादी कर लूं? जमान एक सर नज़र नुमान पर डालते हुए कहा। मुझे नहीं पता था तुम इंसान को इसकी पढ़ाई से जज करते हो, इसके करैक्टर का कोई मोल नहीं है। नुमान को जमान की बात पर बहुत गुस्सा आ गया था। कोई स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना उसका, जमान खान की बीवी बनने के लिए, लेकिन वो तो स्टैंडर्ड के मुताबिक मतलब से ही अनजान है। जमान सिगरेट अपने पाँव से मसलते हुए दरवाजे से निकल गया था। आज से 5 साल पहले जरगोना की बर्थडे पर जमान की मामा और जरगोना के वालिदैन, जो जीन के खाला और खालू लगते थे, वो ज़रगोना के लिए गिफ्ट और फंक्शन का बाकी सामान लेने मार्केट गए थे। वापस आते वक्त उनकी गाड़ी एक ट्रक के नीचे आ गई थी, जिसकी वजह से तीनों इसी जगह वफात पा गए। अपनी मम्मा की मौत का जिम्मेदार हमेशा जमान ने ज़रगोना को ठहराया था। उसका कहना था कि अगर वो ज़रगोना की बर्थडे का सामान लेने नहीं आई होती तो वो आज जिंदा होती। तब से ही जमान को ज़रगोना से नफरत हो गई थी। ज़रगोना अपने मामा बाबा के बाद अपने ताए के साथ रहती थी, जिनको लड़कियों की पढ़ाई पर बहुत मसला था, जिसकी वजह से ज़रगोना आगे नहीं पढ़ सकी। बस 10वीं जमात तक ही पढ़ा था उसने। जमान के वालिद पिछले 3 सालों से जमान को कह रहे थे कि ज़रगोना से निकाह करो, मगर वो हर बार कोई नया बहाना बनाकर टाल देता था। मगर अब तो इंसार साहब ने जिद ही बांध ली थी कि इसी महीने में ज़रगोना से निकाह करो, लेकिन जमान भी उन्हें ही कहा बेटा था, वो निकाह के लिए राजी नहीं हो रहा था। जमान ऑफिस के लिए तैयार होकर लॉन्च में आया तो सामने अंसार साहब के साथ बैठे ज़रगोना के ताया को देखकर वो बिना सलाम किए वहां से जाने लगा। जब अंसार साहब ने उसे बुलाया, इधर आओ जमान। अंसार साहब की सख्त आवाज़ पर वो ना चाहते हुए भी उनकी तरफ आया। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ हल्की आवाज़ में सलाम करते हुए सोफे पर आकर बैठ गया। हमने निकाह की तारीख तय की है, 1 हफ्ते बाद की, अंसार साहब ने उसे बताया। जमान ने हैरत से अंसार साहब को देखा, जो इसकी तरफ नहीं देख रहे थे बल्कि उसे इग्नोर किए ज़रगोना के ताए की तरफ मतवज्जो हो चुके थे। जमान गुस्से से लब बीचे वहां से उठ गया। अंसार साहब अब फैसला तो कर ही चुके थे, उसके के कुछ कहने से या ना कहने से कौन सा फर्क पड़ जाना था। ज़रगोना, किधर हो तुम? ताई ने ज़रगोना के कमरे में दाखिल होते चारों तरफ नजर दौड़ाकर पूछा। इधर है हम, ज़रगोना बालकोनी से आते हुए बोली। क्या कोई काम है हमसे? ज़रगोना ने बेड पर बैठते हुए पूछा। अगले हफ्ते तेरा निकाह है जमान खान से, सादगी से निकाह होगा और फिर रुखसती हो जाएगी। तू खुश तो है ना? ताई ने ज़रगोना के पास बैठते हुए उसे बताया।
وہ کیسے مان گیا؟ اس کو تو اچھا نہیں لگتا نا؟ زرغونہ نے حیرت سے اپنی تائی سے پوچھا۔ تو چھوڑ ان سب کو، بس تیاری کر اپنے سسرال جانے کی، تائی مسکراتے ہوئے کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ دیکھو آخر ہی ملنا تم کو بڑا کہتا تھا کہ کسی پڑھائی لکھی لڑکی سے شادی کرے گا۔ زرغونہ زمان کی بات سوچتے مسکراتے ہوئے بڑبڑائی، دل میں وہ بہت خوش تھی کس کی شادی کا سن کر۔ جیسے جیسے نکاح کے دن قریب آ رہے تھے، زمان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، اس کا بس نہیں جا رہا تھا کہ وہ زرغونہ کو ایک ہی وار میں ختم کر دے۔ بہت مہنگی پڑے گی تمہیں یہ شادی، پل پل تم روگی، مگر مجھ سے رہائی نہیں مل سکے گی تمہیں۔ زمان سگریٹ کا دھواں ہوا کے سپرد کرتے ہوئے بولا۔ ایک طرف سے تو اچھا ہی ہوگا، میں تم سے اپنی ماما کا بدلہ لے سکوں گا، آرام سے، کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکے گا۔ زالا تا کر کا رم زرغونہ خان، زمان چہرے پر پرسرار مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا۔ کافی دیر وہ یوں ہی چھت پر کھڑے ہو کر زرغونہ کے بارے میں سوچتا رہا، مگر اس کی ہر سوچ میں اس معصوم کے لیے نفرت کی انتہا ہوتی تھی۔ آخر نکاح کا دن آ ہی گیا، سب تیاری میں مصروف تھے، مگر زمان اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ انصار صاحب کو 10 بار اسے کال کر چکے تھے، مگر وہ اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ اب تو وہ پریشان ہو گئے تھے کہ کہیں وہ نکاح کے وقت آئے ہی نہ، کتنی بے عزتی ہوگی ان کی سب کے سامنے۔ نکاح شروع ہونے میں بس 1 گھنٹہ باقی تھا، اب انصار صاحب کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ جاؤ جا کر پتہ کرو زمان کہاں ہے، نکاح کے وقت وہ مجھے حویلی میں چاہیے۔ انصار صاحب اپنے گارڈ کو کہتے اپنی چادر سنبھالتے ہوئے لاؤنج میں آئے، جہاں کافی سارے مہمان آ چکے تھے۔ زمان نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے خان صاحب؟ گاؤں کے ایک آدمی نے انصار صاحب سے ملتے ہوئے زمان کا پوچھا۔ وہ تیار ہو رہا ہے، انصار صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اب وہ سچ تو بتا نہیں سکتے تھے کہ ان کا بیٹا نکاح سے بھاگ گیا ہے۔ زمان کو بلائیں، اب نکاح خوان بھی پہنچ چکے ہیں۔ زرغونہ کے تائے نے انصار صاحب کے پاس جاتے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے میں گئے۔ کہاں ہے زمان؟ ابھی تک کیوں نہیں پہنچا یہاں؟ انصار صاحب نے گرجدار آواز میں اپنے گارڈ سے پوچھا جو سر جھکائے کھڑے تھے۔ صاحب ہم نے بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملے، ایک گارڈ نے ہمت کرتے جواب دیا۔ اس سے پہلے انصار صاحب اس گارڈ کو کچھ کہتے زمان کمرے میں داخل ہوا۔ کہاں تھے تم اس وقت تک؟ تمہیں ہماری عزت کی ذرا بھی پرواہ ہے؟ انصار صاحب اس کے سامنے جاتے ہوئے غصے سے بولے۔ عزت کی پرواہ نہ ہوتی تو ابھی واپس نہ آتا، زمان خالی سے لہجے میں بولا۔ تم سے اس لاپرواہی کا حساب ہم بعد میں لیں گے، ابھی نیچے چلو، نکاح شروع ہونے والا ہے۔ انصار صاحب اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لیے لاؤنج میں آ گئے۔ بہت ہی سادگی سے نکاح کی رسم ادا ہوئی، پھر زرغونہ کو لا کر زمان کے ساتھ بٹھا دیا گیا، مگر زرغونہ کا چہرہ پوری طرح ڈھکا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد زرغونہ کو زمان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا، جس سے سب نے رخصتی کا نام دیا تھا۔ زمان نکاح کے بعد ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد انصار صاحب بھی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اب کوئی اگر اکیلا تھا تو وہ تھی زرغونہ، جو زمان کے کمرے میں بیٹھی زمان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ شام کے سائے آسمان پر قابض ہو چکے تھے، لیکن زرغونہ کا انتظار ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ زمان رات کے 1 بجے حویلی واپس لوٹا، اپنے کمرے میں آیا تو زرغونہ کو بیڈ پر بیٹھنے کے انداز سے سوئے دیکھ کر اس کا غصہ ایک دم سے زیادہ ہوا۔ زرغونہ اس کا انتظار کرتے وہیں سو گئی تھی، اس لیے اس نے کپڑے بھی چینج نہیں کیے تھے۔ زمان بیڈ کے قریب جاتے زرغونہ کے بازو اپنی سخت گرفت میں لے چکا تھا۔ اپنی بازو پر اتنی سخت گرفت سے زرغونہ کی ایک دم آنکھ کھلی۔ یہاں سے اٹھو اور صوفے پر جا کے سو، زمان اسے اٹھاتا دیکھ کر غصے سے بولا۔ زمان اسے اٹھتا دیکھ کر غصے سے بولا۔ زرغونہ نے حیرت سے اسے دیکھا، اتنا سخت لہجہ، اوپر سے بازو میں پیوست ہوتی اس کی انگلیاں، زرغونہ کی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی۔ ہمارا بازو چھوڑو، زرغونہ نے ایک ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ جاؤ وہاں جا کر لیٹو اور واپس بیڈ کے قریب ہی مت آنا، اس شادی میں میری مرضی بالکل شامل نہیں ہے، اس لیے مجھ سے جتنا ہو سکے دور رہو۔ زمان جھٹکے سے اس کے بازو چھوڑتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ زرغونہ اپنے بازو دوسرے ہاتھ سے دباتے ہوئے صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ اگر شادی میں مرضی شامل نہیں تھی تو کی ہی کیوں؟ زرغونہ زمان کی بات پر یاد کرتے دل میں اسے سے مخاطب ہوئی۔
ज़बान चेंज करते बाहर आए तो लाइट्स बंद करते बेड पर जाकर लेट गया। एक नज़र भी इसने ज़रगोना पर नहीं डाली थी जो लाइट्स बंद होने पर खुद में सिमटी थी। हमें अंधेरे से डर लगता है, ज़रगोना हिम्मत करती आस्तगी से बोली, मगर ज़मान ने कोई जवाब न दिया। ज़रगोना खुद को अपने ही खसार में लेकर बैठ गई क्योंकि अंधेरे में अब उसे नींद नहीं आनी थी। ऊपर से ज़मान की बातें उसकी नींद को जड़ से ख़त्म कर चुकी थी। सुबह नमाज के वक़्त ज़मान की आंख खुली तो इसे किसी की सिसकियों की आवाज़ आई। इसने कमरे में नज़र दौड़ाई तो उसकी नज़र जाए नमाज पर बैठी ज़रगोना पर पड़ी जो हाथ उठाए अल्लाह से सिसकते हुए दुआ मांग रही थी। वो एकदम उठकर बैठा। ज़रगोना उसे उठते देखकर जल्दी से जाए नमाज से उठ गई। ज़मान वज़ू करते नमाज पढ़ने लगा। ज़रगोना सोफे पर बैठी उसकी पुश्त को देख रही थी। उसकी आंखों के सामने आज से 5 साल पहले का वाक़या आया। कल हमारा सालगिरह है, कल अम्मा हमारा सालगिरह है, तुम हमें क्या दोगे? 15 साल की ज़रगोना ब्लैक पठानी फ्रॉक पहने झूले पर बैठी सामने खड़े 18 साल के ज़मान से बोली, जो तुम मांगेगा वो ही। ज़मान ने भी उसके लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमारा नकल करता है, हम बाबा को बताएगा। ज़रगोना खफा होते हुए बोली तो ज़मान उसके साथ झूले पर बैठ गया। सॉरी, माफ़ कर दो मुझे, मैं अब तुम्हारा मतलब तुम्हारी नकल नहीं करता। ज़मान ने अपने कान पकड़ते हुए कहा तो ज़रगोना ने हाँ में सर हिलाया जैसे कह रही हो माफ़ किया। अच्छा बताओ क्या चाहिए तुम्हें अपनी बर्थडे पर? ज़मान ने पूछा तो ज़रगोना ने एक हाथ माथे पर रखते सोचा। याद नहीं आ रहा क्या चाहिए चाहते हैं हमको? ज़रगोना ने मुंह बनाते हुए ज़मान से कहा। ओके, फिर मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ दूंगा कल। ज़मान कहते हुए वहाँ से उठते अपने वालिद के कमरे में चला गया। मामा मुझे कल ज़रगोना ने निकाह करना है। मामा मुझे कल ज़रगोना से निकाह करना है। ज़मान ने अपनी मामा के सामने बैठते हुए कहा तो उन्होंने हैरत से उसे देखा। क्या तुम सच कह रहे हो ज़मान? मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि तुम ज़रगोना से निकाह कर लो। उसकी मामा मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दिया। मामा आप बाबा और खाला खालू से बात कर लीजिएगा। ज़मान कहते कमरे से निकल गया। बहरी हो गई हो क्या? सुनाई नहीं देता? मुलाजमा बुला रही है नाश्ते पर। ज़मान की गुस्से से भरी आवाज़ पर ज़रगोना एकदम होश में आई और हाल में पहुंची। वो मैं अम वम बंद करो और जल्दी से मुंह धोकर नीचे पहुंचो। ज़मान ने अपने ब्लैक कुर्ते के बाजू ऊपर फोल्ड करते हुए बोला तो ज़रगोना जल्दी से वहां से उठकर वॉशरूम में गई। अच्छे से चेहरा धोते वो बाहर आई तो ज़मान को घड़ी पहनते हुए देखा। चलो अब। ज़मान बिना उसे देखते कहते दरवाज़ा से निकल गया। पीछे ज़रगोना भी बाहर आई। चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ, बाबा को शक में मत डालना। ज़मान सख्ती से उसे हुक्म करते सीढ़ियाँ उतरने लगा। मामा आपका पेशन गोई आज गलत हो गया। आप कहती थी ज़मान हमारा ख्याल रखेगा, मगर इन्हें तो हमसे नफरत है। वो आज भी खाला के एक्सीडेंट का जिम्मेदार हम ही को समझता है। ज़रगोना ने रोते हुए कहा, मगर यहाँ कोई नहीं था जो इसे सहारा दे सके, इसलिए जल्दी से आंसू साफ करते वो लाउंज में गई। अस्सलाम वालेकुम। ज़रगोना ने टेबल पर जाते अंसार साहब को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, बैठो नाश्ता करो। अंसार साहब ने इसे गौर से देखते हुए कहा। ज़रगोना की लाल सूजी हुई आंखें देखते हुए उन्होंने अफसोस से ज़मान को देखा जो लाताल्लुक बना नाश्ता कर रहा था। वो तुम्हारी बीवी है, उसका ख्याल रखा करो, उसके माँ बाप भी नहीं हैं तो गुस्सा मत करना उस पर। नाश्ता ख़त्म करने के बाद अंसार साहब ने ज़मान से कहा। ज़रगोना पहले ही उठकर चली गई थी। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई, ज़मान सख्ती से कहते ऑफिस के लिए निकल गया। एक दिन वो पहले वाली मोहब्बत तुम्हारे दिल में ज़रूर जाग जाएगी, अंसार साहब उसके जाने के बाद खुद से बोले। ज़रगोना की ताई उससे मिलने हवेली आई थी। अभी वो दोनों ज़मान के कमरे में बैठी थी। ज़मान किधर है? ताई ने ज़मान को ना पाकर पूछा। उनको ऑफिस में ज़रूरी काम था तो उधर गया है। ज़रगोना ने मुस्कुराते हुए कहा। आज के दिन कौन कौन सा है ज़रूरी काम? उसे आज तो घर रहना चाहिए था। ताई अम्मा के मुंह बनाते हुए कहा। तो खुश है ना उसके साथ? ताई ने अचानक पूछा तो ज़रगोना ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। वो ताई को परेशान नहीं करना चाहती थी। अल्लाह हमेशा खुश रखे दोनों को। ताई ने ज़रगोना के सर पर हाथ रखते दुआ दी। हाँ ये ले, थोड़े पैसे तेरे ताया ने दिए हैं, तुझे जहेज तो दे नहीं सके इसलिए ये ले ले। ताई ने 5,000 के चंद नोट उसकी हथेली पर रखे। हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप रख लो। ज़रगोना ने वो पैसे वापस ताई को पकड़ाए। नहीं, ये हमारी तरफ से तोहफा है, इसे रख लो। ताई ने आंखें दिखाकर कहा तो वो खामोश हो गई। अब मैं चलती हूँ, जब ज़मान आए आए तो आना हमारी तरफ।
ताई उसे मिलते अपने घर चली गई, जो यहाँ से 10 मिनट के फासले पर ही था। मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मुझे एक दोस्त की तरफ जाना है। जमान अभी ही कमरे में आया था कि आते साथ ही वापस जाने का कहकर वॉशरूम में चला गया। जरगोना जो सोफे पर बैठी उसी का इंतजार कर रही थी कि वो आए तो ताया के घर चलें, इसके कहीं और जाने पर उदास हुई। उसने अलमारी खोली और हर तरफ ब्लैक कलर के ही सूट पड़े थे, कुछ पैंट शर्ट थी और ज़्यादा कमीज शलवार थे। अलमारी को काफ़ी अच्छे से सजाया गया था, कोई भी कपड़ा उल्टा सीधा नहीं था। उसने ब्लैक कमीज शलवार निकालकर उसे इस्त्री की और ड्रेसिंग रूम में छोड़कर वहाँ से निकल गई। कुछ देर बाद जमान बाहर आया तो जरगोना ने एक नज़र उठा के से देखा, वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। हमारा ताई ने आपको और अम को खाने पर बुलाया है, जरगोना ने हिम्मत करते हुए आस्तगी से कहा। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है, तुमने जाना है तो जाओ। जमान सर लहजे में कहते अपने फ़ोन और गाड़ी की चाबी उठाते कमरे से निकल गया। पीछे जरगोना कितनी ही देर बैठी आंसू बहाती रही, और इससे कहाँ आदत थी किसी का इतना सख्त लहजा बर्दाश्त करने की। अगले दिन जरगोना ड्राइवर के साथ अकेली ताई के घर चली गई थी। रात को क्यों नहीं आई तुम? मैं इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा, ताई ने जरगोना से मिलते पहले शिकवा किया। जमान कहाँ है? वो नहीं आया। जरगोना इससे पहले कोई जवाब देती ताई ने एक और सवाल किया। ओह, वो ऑफिस के काम में मसरूफ़ है, जरगोना ने सर झुकाए जवाब दिया। मुझे लगता है जमान अब भी तुझसे राज़ी नहीं है, तू झूठ बोलती है हमसे, ताई ने जरगोना के झुके चेहरे को देखते नरमी से कहा। जरगोना ताई की बात पर सर और झुका गई। बेटा तुम इसका ख्याल करो, इसकी हर ज़रूरत पूरी करो, उसका एहतराम करो, देखना कैसे पिघल जाएगा वो, ताई ने उसे अपने साथ लगाते हुए समझाया। मगर ताई, वो तो हमको हमें खाला की मौत का जिम्मेदार समझता है। वो 5 सालों से ठीक नहीं हुआ तो अब कैसे ठीक हो जाएगा हमारे साथ? जरगोना ने उदासी से कहा। बेटा, निकाह के 2 बोलों में बहुत ताकत होती है, पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं। बस तुम उसकी मर्जी से सब काम करना, जिससे मना करे वो बिल्कुल मत करना, ठीक है ना? ताई ने प्यार से कहा तो जरगोना ने सर हिलाया। अब तुम इधर बैठो, मैं खाना बनाती हूँ तुम्हारे लिए, ताई कहती उठकर किचन में चली गई। वो आराम से सोफे पर बैठ गई। जमान अभी ऑफिस से घर लौटा था, खाना खाते अब उसका इरादा सोने का था, जब मुलाजमा ने अंसार साहब का पैगाम पहुँचाया तो जो उसे बुला रहे थे। जमान बेड से उठते उनके कमरे में गया, जहाँ वो बेड पर बैठे हुए थे। जाओ जरगोना को घर लेकर आ, वो कह रही थी कि रात को वापस आएगी। अंसार साहब उसको अपने कमरे में दाखिल होता देखकर बोले। ड्राइवर को भेज दे, मैं सोने लगा हूँ, जमान ने झुंझलाकर कहा। वो ड्राइवर की नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है, जाओ जल्दी से लेकर आओ उसे घर। अंसार साहब जमान की बात सुनते गुस्से से बोले। बाबा, जमान ने आज आजिज़ी से कहा। जाओ जल्दी, अंसार साहब कहते दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गए। जमान गुस्से से कमरे से निकला और गाड़ी की चाबियां उठाते गाड़ी में बैठा। जरगोना के ताया का घर ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो 5 मिनट में ही उधर पहुंच गया था। गाड़ी से निकलते उसने दरवाज़ा बजाया। हल्की फुल्की सी बारिश शुरू हो चुकी थी, जो जमान को भिगा रही थी। कुछ देर बाद जरगोना की ताई ने दरवाज़ा खोला तो जमान को देखती खुशी से अंदर आने का कहा। जरगोना को भेज दें जल्दी, जमान अखड़े हुए लहजे में बोला और गाड़ी में जाकर बैठ गया। जरगोना की ताई ने अंदर जाते ही जरगोना को जमान का बताया तो वो जल्दी से ताया और ताई से मिलती गेट से बाहर निकली। अब बारिश थोड़ी तेज़ हो चुकी थी। जरगोना भागते हुए पिछली सीट पर आकर बैठ गई। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ जो वापस मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, खुद वापस आ जाया करो वक़्त पर। जमान ने गाड़ी स्टार्ट करते शीशे से एक नज़र उस पर डालते सख्ती से कहा। जरगोना जो दिल में खुश हुई थी कि जमान के आने पर जमान का लहजा देखते वापस उदास हो गई। जरगोना नीचे सर किए बैठी हुई थी जब गाड़ी हवेली के पोर्च में रुकी। जरगोना आस्ता से दरवाज़ा खोलते बाहर निकली, जब अचानक आसमान पर बिजली चमकी। जरगोना डर कर हल्की सी चीख मारते अपने आगे खड़े जमान की बाजू जोर से पकड़ गई, जो गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर रहा था। जमान ने हैरत से देखा। जब उसके हाथ अपने बाजू पर महसूस हुए तो उसे एकदम गुस्सा आया। छोड़ो मुझे, जमान गुस्से से अपने बाजू छुड़वाते हुए अंदर चला गया। जरगोना जो आगे बिजली से डरी हुई थी, जमान की धाड़ पर और सहम गई। कुछ आंसू उसकी आंखों से निकलकर गालों पर बह गए थे। एक बार फिर बिजली चमकी तो वो जल्दी से भागते हुए अंदर चली गई। वहां खड़े होने के दौरान वो काफ़ी गीली हो चुकी थी। सुबह नमाज के वक़्त ज़मान की आँख खुली तो उसने देखा कि ज़रगोना अभी तक सोफे पर सो रही है, वरना वो इससे पहले उठकर नमाज पढ़ लेती थी। शायद पढ़कर वापस से सो गई हो। ज़मान सोचते वॉशरूम चला गया। कुछ देर बाद वापस आया
तो भी ज़रगोना सोई हुई थी। ज़मान ने नमाज अदा की और फिर ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। कुछ देर बाद मुलाजमा नाश्ते का पैगाम देने आई तो ज़मान ने ज़रगोना को देखा जो अभी तक वैसे ही सोई हुई थी। ज़मान काफ़ी हैरान हुआ मगर कुछ बोले बगैर नाश्ते के लिए चला गया। ज़रगोना कहाँ है? अंसार साहब ने उसे अकेले आते हुए देखा तो पूछा। सोई हुई है। ज़मान लापरवाही से कहते नाश्ता करने लगा। अंसार साहब भी कुछ ना बोले। नाश्ते के बाद ज़मान ऑफिस चला गया और अंसार साहब गांव में ज़मीनों की तरफ चले गए। मुलाजमा कमरे की सफाई करने के लिए गई तो ज़रगोना को वैसे ही सोया पाया। उसे हैरत हुई क्योंकि वो इतनी देर तक कभी नहीं सोती थी। उसने आगे बढ़ते ही ज़रगोना को जगाना चाहा। बीबी जी उठे, दिन चढ़ गया है। मुलाजमा ने ज़रगोना को हाथ लगाया तो एकदम पीछे कर लिया। वो बुखार में तप रही थी। हाय अल्लाह, ये बीबी जी को तो बहुत तेज़ बुखार है। मुलाजमा परेशानी से बोली और जल्दी से कमरे में रखे लैंडलाइन से ज़मान को कॉल करने लगी। काफ़ी दफ़ा कॉल करने पर भी ज़मान ने ना उठाया तो मुलाजमा परेशान हुई। कुछ सोचते हुए इसने अंसार साहब को कॉल की। साहब जी, बीबी को बहुत तेज़ बुखार है, वो अभी तक अपने कमरे में लेटी हुई हैं। मुलाजमा ने अंसार साहब को बताया। या अल्लाह खैर, मैं पहुंचता हूँ कुछ देर में, तब तक तुम डॉक्टर को फ़ोन करो। अंसार साहब कहते हैं डेरे से उठकर जल्दी से हवेली के लिए निकले। कुछ देर में अंसार साहब पहुंच चुके थे। उन्होंने ज़रगोना के पास जाते ही उसके माथे पर हाथ लगाया तो इतना तेज़ बुखार देखते परेशान हुए। दूसरी बात जो इन्हें गुस्सा दिला गई वो ज़रगोना का सोफे पर सोना था। कुछ वक्त में ही डॉक्टर पहुंच गई। क्या हुआ है बेटी को? अंसार साहब डॉक्टर से पूछा। इन्हें काफ़ी तेज़ बुखार है, सर्दी की वजह से, और बीपी भी लो है, इसलिए वो गुनूंदगी में है। मैंने ड्रिप लगा दी है, कुछ दवाइयाँ भी दे दी हैं, वो कुछ वक्त में होश में आ भी जाएंगी, डॉक्टर ने बताया। अंसार साहब ने सर हलाया तो डॉक्टर हवेली से चली गई। तुमने ज़मान को फ़ोन किया है? अंसार साहब सख्ती से मुलाजमा से पूछे। जी साहब जी, मैंने पहले उनको ही फ़ोन किया था मगर वो उठा ही नहीं रहे थे। मुलाजमा के बताने पर अंसार साहब और ज़्यादा गुस्से में आए। अपने कमरे में जाते ही उन्होंने ज़मान को फ़ोन किया जिसने दूसरी बेल पर उठा लिया। वो भी मीटिंग ख़त्म करते अपने ऑफिस में आया था। लैंडलाइन से कॉल्स देखते इससे लगा कि ज़रगोना ने की होगी क्योंकि ये उसी के कमरे का लैंडलाइन था, इसलिए उसने वापस कॉल करके पता ना किया। कुछ देर बाद बाबा की कॉल देखते उसने जल्दी से कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम बाबा। ज़मान ने पुरजोशों का सलाम किया। जल्द से जल्द हवेली पहुंचो। ज़मान के सलाम को इग्नोर करते इंसार साहब गुस्से से बोले, साथ ही कॉल काट दी। ज़मान को उनका गुस्सा देखते परेशान हुआ। जल्दी से सब काम छोड़ते वो हवेली पहुंचा। जी बाबा, आपने बुलाया? उनके कमरे में पहुंचा, उनसे आसगी से पूछा, तुम्हें ज़रा भी ख्याल है उस बच्ची का? किस कदर बेरहम हो तुम ज़मान, मुझे शर्मिंदगी होती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। अंसार साहब गुस्से से चीखे। क्या मतलब बाबा? ज़मान ने हैरत में डूबी आवाज़ में कहा। ज़मान, सुबह वो इतनी देर तक सोई रही, तुमने पास जाते पता भी नहीं किया कि आखिर क्या वजह है उसके इतनी देर सोने की? और दूसरी बात, तुम उसे सोफे पर सुलाते हो, बीवी है वो तुम्हारी। अंसार साहब फिर गुस्से से बोले तो ज़मान ने सर झुका लिया। क्या हुआ है इसे? ज़मान ने आस्तीके से पूछा। ठंड की वजह से बुखार हो गया है उसे, बीपी भी लो है, शुक्र करो सही वक्त पर मुलाजमा ने बता दिया है मुझे, वरना पता नहीं क्या होता बच्ची का। अंसार साहब ने अफसोस से कहा। ज़मान शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था। इसे एहसास हुआ अपनी गलती का। एक बार उससे पूछना तो चाहिए था इसे। जाओ जाकर पता करो इसका, अंसार साहब ने कहा तो वो जलील साहब ने कमरे में पहुंचा जहां मुलाजमा बैठी उसे सूप पीने का बोल रही थी। बीबी जी, इसे पी लें, ठीक हो जाएंगी आप। हमारा दिल नहीं है। ज़रगोना ने ना में सर हिलाया। आप जाएं, सूप वहाँ रख कर। ज़मान ने मुलाजमा को कमरे से भेज दिया। 2 मिनट के अंदर इसे ख़त्म करो। ज़मान सूप का बाउल उसके हाथ में पकड़ाते हुए बोला। ज़रगोना ने मसूमे से ज़मान को देखा कि शायद वो पिघल जाए मगर ज़मान आंखों में सख्ती लिए उसे देख रहा था। नाचार ज़रगोना को सूप पीना पड़ा। सूप खत्म होने के बाद ज़मान बाउल लेकर साइड पर रखता साथ पड़ी दवाई को देखने लगा। ये ये भी लो, खाओ। 2 गोली निकालते ज़मान ने ज़रगोना की तरफ बढ़ाई। या अल्लाह, ये तो हमारा अगला से भी बड़ी हैं। या अल्लाह, ये तो हमारे गले से भी बड़ी हैं। हम कैसे खाएगा इसको? ज़रगोना ने गोलियां देखते हैरान होकर कहा। उसकी बात पर ज़मान के लबों पर मुस्कुराहट आई जिसे वो जल्दी ही छुपा गया। जल्दी से खाओ। ज़मान अब थोड़ी सख्ती से बोला तो वो जल्दी से हाँ में सर हिलाते गोलियों को हैरत अंगेज नज़रों से देखते मुंह में डाल गई। जब वो गोलियां आराम से उसके गले से उतर गई तो उसने हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। ज़मान काफ़ी गौर से इसकी बच्चों जैसी हरकतें देख रहा था। ये लो, ये भी खाओ। 2 गोली निकालते ज़मान ने ज़रगोना की तरफ बढ़ाई। या अल्लाह, ये भी खानी है।
गोली खाते वो सीधी होकर लेटी मगर एकदम उठ गई। जल्दी से बेड पर उठते वो सोफे पर जाकर लेटी। जमान जो शीशे के आगे खड़ा अपने वॉच उतार रहा था उससे बेड से उठकर सोफे पर लेटते देखकर जल्दी से इसकी जानिब किया। उठो यहाँ से और बेड पर जाकर लेटो। जमान को डर था कि कहीं इंसार साहब ना आ जाए कमरे में। उसे सोफे पर लेटा देखकर जमान को ही डांटेंगे। जरगोना जो आंखें बंद कर चुकी थी जमान की आवाज़ पर फिर से खोली। हम ठीक हैं इधर, जरगोना ने आस्तगी से कहकर वापस आंखें मूंद ली। उठो मैंने कहा है, समझ नहीं आती एक बार। वो एक बात बार बार दोहराते हुए तंग होता इससे गुस्से से बोला तो जरगोना जल्दी से उठते बेड के कोने में जाकर लेट गई। अगली सुबह जरगोना जल्दी उठ गई थी। नमाज पढ़ने के बाद वह बालकोनी में खड़ी सुबह का हसीन मंजर देख रही थी। पीछे ठंड लग जाएगी तुम्हें, जमानी से बालकोनी में खड़ा देखकर सख्ती से बोला। जरगोना जो अपने ही ख्यालों में गुम थी एकदम जमान की सख्त आवाज़ पर डर गई। अल्लाह, ये शख्स हमें मार कर ही छोड़ेगा। जरगोना दिल पर हाथ रखते बड़बड़ाई। अंदर आओ जल्दी, मैं रोज़ रोज़ ऑफिस का काम छोड़ते तुम्हारे लिए दिन को घर नहीं आ सकता। जमान एक बार फिर से सख्ती से बोला। जरगोना सर झुकाए अंदर आई। जमान का लहजा हमेशा उसकी आंखों में आंसू लाने की वजह बनता। जरगोना को सर झुकाए बैठा देखकर जमान को उस पर रहम आया। क्यों बैठी हूँ ऐसे? जैन का लहजा अब की बात नरम था मगर ज़्यादा नहीं। ऐसे ही, जरगोना ने अपने आंसू रोकते हुए जवाब दिया। जाओ देखो नाश्ता कब तक तैयार होगा। जमान अपने कपड़े लेते चेंज करने जाते हुए बोला। जरगोना जल्दी से उठकर किचन में गई। कैसी है तबीयत अब? अंसार साहब नाश्ते की टेबल पर जरगोना को बैठते देखकर बोले। हम ठीक है, जरगोना ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। तुम हमारे जाने के बाद घर में अकेली क्या करती हो? अंसार साहब ने अपना नाश्ता करते हुए जरगोना से पूछा। कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं होता करने को, जरगोना ने उदासी से जवाब दिया। आगे पढ़ना चाहती हो? अंसार साहब की बात पर जमान जो नाश्ते में मसरूफ था एकदम ऊपर चेहरा करके मुड़ा। जरगोना ने भी अंसार साहब की बात पर जमान को देखा। ठीक है, गांव के कॉलेज में एडमिशन करवा दें। जमान एक नज़र जरगोना को देखते हुए वापस से नाश्ते में मसरूफ हो गया। गांव गांव के क्यों? तुम खुद भी तो शहर से पढ़े होना, तो फिर ये गांव में क्यों पढ़ेगी? अंसार साहब ने कहा तो जमान ने वापस से सर उठाया। बाबा, शहर के कॉलेजेस लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। नहीं जमान, अगर तुम शहर से पढ़े हो तो ये भी उधर ही पढ़ेगी। मैं एडमिशन फॉर्म मंगवा लूँगा आज। अंसार साहब कहते हाथ साफ करते वहाँ से उठ गए। जरगोना हैरत से कभी अंसार साहब को देखती तो कभी जमान को। मैं इसका एडमिशन वहाँ नहीं होने दूंगा, जमान गुस्से से बोलकर वहाँ से निकल गया। शाम को अंसार साहब आए तो उनके हाथ में जरगोना का एडमिशन फॉर्म था जो उन्होंने जरगोना को पकड़ाया। जमाना हम पर गुस्सा करेगा इसलिए हम नहीं लेता इसे। जरगोना ने सर झुकाए जवाब दिया। वो कुछ नहीं कहेगा, तुम पकड़ो इसे, कल तक हल करके दे देना। अंसार साहब उसे कहते कमरे में चले गए। पीछे वो हाथ में फॉर्म लिए खड़ी रही। जमान कमरे में आया तो जरगोना को हाथ में फॉर्म लिए खड़ा देखकर इसके करीब आ रहे उसके हाथ से फॉर्म लेते इसने गौर से पढ़ा। बाबा को मना कर दो, तुम नहीं जाओगी कॉलेज। जमान फॉर्म को साइड टेबल पर रखते हुए सर लहजे में बोला। बाबा नाराज हो जाएंगे, जरगोना ने हंसगी से कहा। मैंने तुम्हें कहा ना, मना करोगी इन्हें। जमान एक सख्त नज़र उस पर डालते हुए वॉशरूम चला गया। पिछले वो उंगलियां मरोड़ने लग गई। फॉर्म हल किया तुमने? वो दे दो मुझे, मैं जमा करवा दूंगा। अंसार साहब नाश्ता करते जाने लगे थे मगर फिर से पीछे मुड़कर बोले। जमान ने उनकी बात पर एकदम जरगोना को देखा। हमको नहीं जाना कॉलेज, हमने फॉर्म हल नहीं किया। जरगोना ने सर झुकाए जवाब दिया। जमान, तुमने ही बच्ची को मना किया है ना? अंसार साहब ने जमान को घूरा। मैंने क्या कहा है इससे? बाबा खुद ही नहीं जाना चाहती ये कॉलेज, आप क्यों उसे फोर्स कर रहे हैं? जमान ने कंधे कुचाते हुए जवाब दिया। अभी लेकर आओ वो फॉर्म और मेरे सामने उसे फिल करो। अंसार साहब जरगोना से बोले तो उसने नज़रें उठाकर जमान को देखा। बाबा, जमान ने एहतजाज करना चाहा मगर अंसार साहब के घूरने पर खामोश हो गया। जरगोना, बच्चे जल्दी से लेकर आओ। अंसार साहब ने एक बार फिर जरगोना से कहा तो वो उठकर अपने कमरे से फॉर्म ले आई। इसमें क्या लिखना है? जरगोना सारा फॉर्म फिल कर चुकी थी मगर एक चीज़ की उसे समझ नहीं आ रही थी, इसलिए डरते डरते उसने जमान से पूछा। जमान ने उसके हाथ से पेन लेते खुद वो जगह फिल की, फिर बाद में एक नज़र पूरे फॉर्म पर डालते अंसार साहब को पकड़ा दिया। बेजार सा मुंह लेते वो वहाँ से उठकर अपने ऑफिस के लिए निकला। एक हफ्ते बाद आज रगोना का कॉलेज का पहला दिन था इसलिए वो सुबह जल्दी ही उठते तैयार होने लग गई थी। इस एक हफ्ते में जमान से इसकी 2 दफ़ा ही सामना हुआ था। वो रात को लेट आता था या कभी आता ही नहीं था, इसलिए जरगोना उससे बात नहीं कर सकी। जरगोना अभी भी परेशान थी कि जमान मना ही ना कर दे कॉलेज आने से, मगर साथ साथ ज़बरदस्ती उसे कॉलेज भेज रहे थे वो इन्हें भी मना नहीं कर सकती थी।
कल ही ज़रगोना ने अपनी ताई से बात की थी वो और कॉलेज वाला सारा मसला बताया तो उन्होंने कहा कि अगर अंसार साहब कह रहे हैं तो तुम्हें पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। ज़रगोना उनकी बात सुनते थोड़ा पुरसुकून हुई थी। वो शीशे के सामने खड़ी अपनी ही सोचों में डूबी हुई थी जब मुलाजमा के दरवाज़ा बजाने पर होश में आई। बीबी नाश्ता तैयार हो चुका है, मुलाजमा ने बताया। ठीक है, हम आते हैं। ज़रगोना जल्दी से अपनी चादर रखने लगी। जमान वॉशरूम से निकला तो सामने से शीशे के आगे तैयार खड़ा देखकर ठटका। ब्लैक पख्तून फ्रॉक के नीचे ब्लैक कैपरी पहने, सफ़ेद पाँव में ब्लैक खुस्सा, सर पर ब्लैक बड़ी सी चादर लपेटे वो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जमान की यकटक नज़र अपने ऊपर पाकर वो सर झुकाए अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। जमान ने एकदम में अपने एहसासात को काबू में किया और अपनी घड़ी पहनने लगा। कुछ देर बाद जमान भी तैयार हो चुका था तो दोनों साथ ही कमरे से निकलते नीचे आए। अंसार साहब पहले ही नाश्ता शुरू कर चुके थे। उन दोनों ने भी सलाम देते नाश्ता शुरू किया। आज तुम्हारा कॉलेज में पहला दिन है। आज तुम्हारा कॉलेज में पहला दिन है ना, परेशान मत होना, अच्छे से पढ़ाई करना। तुम्हारे कॉलेज के बाहर हमारे गार्ड्स खड़े होंगे, कोई मसला हुआ तो इन्हें कॉल कर देना, तुम्हारे पास फ़ोन तो है ना। अंसार साहब ने प्यार से समझाया। आखिर में फ़ोन का पूछा जिस पर उसने सर नफ़ी में हिलाया। जमान। अंसार साहब ने उसका सर नफ़ी में हिलता देखकर जमान को पुकारा। बाबा रात को ले आऊँगा। जमान कहते हाथ साफ करते उठ गया। जमान अकेले कहाँ जा रहे हो, जरगोना को भी लेकर जाओ, अंसार साहब ने पीछे से उसे टोका। बाबा मुझे ऑफिस से देर हो रही है, घर में और भी गाड़ियां मौजूद हैं, ड्राइवर को बोल दें। जमान ने बिना मुड़े कहता बाहर निकल गया। जमान अकेले कहाँ जा रहे हो, जरगोना को भी लेकर जाओ, अंसार साहब ने पीछे से टोका। बाबा मुझे ऑफिस से देर हो रही है, घर में और भी गाड़ियां मौजूद हैं, ड्राइवर को बोल दें। जमान बिना मुड़े कहता बाहर निकल गया। कोई बात नहीं बाबा, हम चले जाएगा ड्राइवर के साथ। जरगोना जमान की बात सुनते सर झुकाकर अंसार साहब से बोली। ठीक है, मैं ड्राइवर को बोलता हूँ, तुम ध्यान रखना अपना। अंसार साहब ने कहते उसके सर पर हाथ रखा और ड्राइवर को कहा कि उसे छोड़ दे। जरगोना खुदाफिज कहती गाड़ी में बैठ गई। पूरे रास्ते वो परेशान ही रही थी कि पता नहीं कैसा कॉलेज होगा, कैसे लोग होंगे। वो सर झुकाए अपनी उंगली से खेल रही थी जब ड्राइवर ने आकर उसके लिए दरवाज़ा खोला। वो आयतर कुर्सी पड़ते हुए गाड़ी से निकली। सामने ही कालीशान इमारत पूरे शान शौकत से खड़ी थी। ये हमारा कॉलेज है, इसने ड्राइवर से हैरान होकर पूछा तो ड्राइवर ने सर हिलाया। अल्लाह, इसमें तो हम गुम ही हो जाएगा। जरगोना की परेशान सी आवाज़ आई। बीबी, शहर के कॉलेज तो ऐसे ही होते हैं। ड्राइवर ने उसकी बात सुनते मुस्कुराहट दबाते कहा। अच्छा ठीक है, हम चलता है अंदर, आप इधर ही रहना। जरगोना ड्राइवर को इधर ही रहने का बोल कर गेट की जानिब गई। गेट से अंदर दाखिल होते उसकी आंखें फैली थी, हर तरफ लोगों का हजूम था। लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहने लड़कों के साथ जुड़े खड़ी थीं। जरगोना तो इन्हें देखते ही शर्म से सर झुका गई। अल्लाह, हम कैसे इधर पड़ेगा, ये तो बहुत अजीब कॉलेज है। जरगोना ने परेशानी से सोचा। वो आस्ता आस्ता कदम उठाते हुए अपनी क्लास ढूंढने के लिए इधर उधर नजर दौड़ाने लगी। ओए ओ पठानी देख। जरगोना आगे चल रही थी जब उसे पीछे से एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। वो डर कर तेजी से चलने लगी। कुछ देर की मेहनत के बाद उसे अपनी क्लास मिल गई थी। वो जल्दी से भागते हुए अंदर गई। अंदर काफ़ी सारे लोग बैठे बातों में मसरूफ थे। जरगोना के अंदर आने पर सबने मुड़कर से देखा, जिसकी सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही थी, बाकी चेहरा ढका हुआ था, मगर उसके लिबास से साफ जाहिर था वो पठानी है। जरगोना खाली सीट देखते आराम से वहां बैठ गई। वाह, हमारे तो भाग खुल गए, अब हमारे क्लास में एक पठानी आई है। जरगोना के पीछे बैठे 3 लड़कों के ग्रुप में से एक लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो पठानी साहिबा, क्या नाम है तुम्हारा? वो लड़की जरगोना के कंधे से पकड़ कर से पीछे मोड़ते हुए बोली। जरगोना परेशानी से सर झुका गई। परेशान मत हो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। उसे परेशान होता देखकर दूसरी लड़की मुस्कुराते हुए बोली। सच में हम इंसान नहीं खाते, वो पहले वाली लड़की मुस्कुराते हुए बोली। चलो अब अपना नाम बताओ। वही लड़की दोबारा बोली। जरगोना खान, इसने सर झुकाए जवाब दिया। वाह यार, कितना यूनिक नाम है तुम्हारा। चलो अब तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ, वो लड़की कहती अपना तारुफ करवाने लगी। मेरा नाम मनाहिल है और ये नूर है, हम दोनों फ्रेंड्स हैं क्लास से। और ये मनाहिल है और ये हमारी फ्रेंड है 9 क्लास से। अब तुम भी बन जाओ, फिर हम 4 फ्रेंड्स हो जाएंगी। मनाहिल नामी लड़की मुस्कुराते हुए सबका तारुफ करवाया। नहीं, हमारा ताई कहता है कि किसी शहरी लड़की से दोस्ती मत करना। जरगोना ने मासूमियत से मनाहिल को बताया तो वो तीनों हंसती। हाउ क्यूट यार। मना मिनाल ने जरगोना की बात पर उसके गाल खींचते हुए कहा, जिस पर जरगोना ने मुंह बनाया। हमारा गाल मत खींचो, बड़ा हो जाएगा। जरगोना ने नाम में सर हिलाते कहा। उसकी बात पर एक बार फिर सबका कहका लगा था। हम तुमसे दोस्ती नहीं करो तुम हमसे दोस्ती नहीं करोगी? नूर ने चेहरे पर उदासी लाते कहा तो जरगोना एकदम से परेशान हुई। अच्छा ठीक है, हम कर लेता है, मगर किसी को बताना मत। जरगोना ने राजदारी से कहा तो वो तीनों फिर से मुस्कुरा दी। ओके डन, आज से तुम भी हमारी दोस्त हो, मनाहिल ने चहकर कहा तो जरगोना भी मुस्कुरा दी। आज का पूरा दिन वो तीनों जरगोना की छोटी मासूम
बातों पर मुस्कुराती रही थी। इन्हें ये लड़की काफ़ी पसंद आई थी। ज़रगोना कॉलेज से आते सीधा अपने कमरे में जाकर सो गई थी। कॉलेज काफ़ी बड़ा था जिसमें घूमते फिरते वो थक गई थी, इसलिए आते ही सो गई। ज़मान कमरे में दाखिल हुआ तो ज़रगोना को बेड पर सोए देखकर हैरान हुआ। वो इस वक्त नहीं सोती थी। कुछ दिन पहले वाली अंसार साहब की डांट याद करते हुए जल्दी से उसके करीब गया और उसका माथा छूकर देखा कि कहीं बुखार तो नहीं है। बुखार नहीं था, मगर फिर भी ज़मान ने उसे कंधे से हिलाते जगाने की कोशिश की, मगर वो तो टिस से मिस तक नहीं हुई थी। ज़मान ने फिर हल्का सा हिलाया, मगर वो नहीं हिली। उसको ना हिलते देखकर ज़मान हल्का सा मुस्कुराए। वो कैसे भूल सकता था कि ज़रगोना नींद की कितनी पक्की है। ज़रगोना उठो, अब की बात ज़मान ज़ोर से इसके पास जाकर बोला तो वो हल्की हल्की आंखें खोलने लगी। ज़मान को पास खड़ा देखकर वो जल्दी से उठकर बैठी और साइड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर सर पर रखा। इस वक्त क्यों सो रही हो, उठो, नमाज का वक़्त है, ज़मान ने इसे उठते देखकर कहा और वॉशरूम चला गया। ज़रगोना ने सामने लगी घड़ी पर देखा तो शाम के 7 बज चुके थे हो चुके थे। वो जल्दी से बेड से उठी। या अल्लाह, हम इतना कैसे सो गया, ज़रगोना ने सर पर हाथ मारते हुए कहा। बाबा क्या सोच रहे होंगे, मैं कॉलेज से आकर उनसे मिली ही नहीं। ज़रगोना अंसार साहब का सोचते अपने कमरे से निकलते उनके कमरे में चली गई। ये तो तुम्हारे लिए मोबाइल है, इसमें तुम्हारी ज़रूरत की तमाम सब नंबर हैं। रात का खाना खाने के बाद कमरे में आकर ज़मान ने ज़रगोना को फ़ोन दिया जो उसके लिए लाया था। थैंक्स, ज़रगोना ने मोबाइल पकड़ते हुए कहा। ज़रगोना मोबाइल साइड टेबल पर रखते बेड पर लेट गई। ज़मान लैपटॉप पर लेते सोफे पर बैठा और पाँव सामने टेबल पर रखकर ऑफिस का काम करने लगा। ज़रगोना को लगा था कि वो पूछेगा कि आज का दिन कैसा गुजरा, मगर ज़मान तो सबसे बेगाना हुआ बैठा था। ज़रगोना उदास चेहरा लिए दूसरी जानिब करवट बदल कर लेट गई। ज़रगोना ज़मान की बेरुखी बर्दाश्त करते अब थक चुकी थी। कहीं आंसू उसकी आंखों से टूटकर तकिए में जज़ब हो रहे थे। उसके दिमाग में बस यही बात थी कि क्या कोई शख्स नफरत में इतना बदल सकता है। रोते रोते उसे कुछ साल पहले का एक मंजर याद आया था, जहाँ 12 साला ज़मान और 9 साला ज़रगोना झूले पर बैठे थे। तुम मेरी दोस्त बनोगी, ज़मान ने ज़रगोना को एक नज़र देखते हुए पूछा। नहीं, हमारा पहले ही बहुत सा दोस्त है। ज़रगोना ने साफ इनकार किया। इन सब को छोड़कर आज से मुझे अपना पक्के वाला दोस्त बना लो, ज़मान ने चेहरे पर मासूमियत सजाए कहा। मगर तुम हमारे साथ क्लास में तो नहीं जाते, फिर हमारा कैसे दोस्त बनेगा। ज़रगोना के समझ के मुताबिक दोस्त वही होते हैं जो क्लास में साथ पढ़ते हैं। उफ, तुम्हें ये किसने बताया कि दोस्त सिर्फ क्लास फेलो होते हैं, ज़मान ने अपना माथा पीटा। टीचर ने, ज़रगोना ने आस्के से जवाब दिया। उफ, तुम्हारी टीचर भी अजीब बातें बताती है। अच्छा ठीक है, मगर मुझे भी अपना दोस्त बना लो। आज से मैं तुम्हारा हमेशा पक्के वाला दोस्त रहूँगा। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे अब, ओके। ज़माने कहते ज़रगोना के साथ सामने हाथ फैलाया, जिसे काफ़ी देर सोचने के बाद ज़रगोना ने थाम लिया। उस दिन के बाद से ज़रगोना और ज़मान को जहाँ भी पाया जाता साथ ही पाया जाता था। वो दोनों सच में पक्के दोस्त बन चुके थे, मगर फिर अचानक वो दोस्त ऐसे बिछड़े जैसे कभी दोस्त थे ही नहीं। सब वादे एकदम टूट गए और साथ में वो दोनों भी टूट गए थे। ज़रगोना 5 साल पहले का वो भयानक दिन याद करते वापस से रोने लग गई थी। प्लीज़ आ जाना ना तुम प्लीज़ आ जाना ना, मैं तुमसे पहली बार कुछ कह रही हूँ। मनाहिल और ज़रगोना के साथ ग्राउंड में बैठी इसकी मिन्नतें कर रही थी कि वो मनाहिल की बर्थडे पर आए। हम तुमको बता चुका है, हमारे घर से कोई इजाज़त नहीं देगा। ज़रगोना ने फिर से अपनी कही बात को दोबारा दोहराया। या तुम एक बार बात तो करके देखो ना, शायद मान जाए, नूर ने ज़रगोना के सामने बैठते हुए कहा। अच्छा ठीक है, हम एक दफ़ा बात करेंगे, मगर जवाब ना ही होगा, ज़रगोना ने नूर की बात पर सोच होते हुए कहा। अब हम चलता है, हमारी गाड़ी खड़ी है। ज़रगोना सबको खुदाफिज कहते गेट से निकलकर बाहर आई, जहाँ उसका गार्ड खड़ा था। वो पूरे रास्ते यही सोचती रही कि ज़मान से मनाहिल के बर्थडे पर जाने का कैसे पूछेगी। वो तो हमको डांटेगा पहले, फिर बाद में इनकार करेगा, ज़रगोना ने अफसोस से कहा। हम बाबा से पूछ लेता है, ज़रगोना ने एकदम चुटकी बजाते खुशी से कहा। घर पहुंचते वो थोड़ी रेस्ट करने के बाद अंसासा के कमरे में गई। अस्सलामुअलैकुम बाबा। कमरे में दाखिल होते ही ज़रगोना ने सलाम किया। वालेकुम सलाम बच्चे, कैसे हो, कैसा गुजरा कॉलेज कैसा गुजरा आज का दिन कॉलेज में। अंसार साहब ने मुस्कुराकर उससे पूछा। अच्छा गुजरा, हमको आपसे बात करनी है, ज़रगोना सर झुकाए उंगलियों से खेलते हुए बोली। हाँ बोलो, क्या बात है। वो हमारा कॉलेज में 3 दोस्त बना है, उनमें से एक का कल सालगिरह है, वो हमको बुला रहा है। ज़रगोना ने सर झुकाए ही सारी बात बताई। तुम ज़बान से पूछो, इस बात में मैं कुछ नहीं कर सकता, अंसार साहब ने नरमी से कहा। ठीक है, ज़रगोना सर झुकाए कहते कमरे से निकल गई। अपने कमरे में आई तो इसका फ़ोन साइड टेबल पर रखा था। वो बज रहा था। इसने उठाकर देखा तो ताया की कॉल थी।
इसने देखा तो ताया की कॉल थी। इसने जल्दी से पिक कर ली। अस्सलाम वालेकुम ताया जान, कैसे हैं आप? जरगोना ने खुशी से पूछा। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम्हारा कॉलेज कैसा जा रहा है? ताया ने भी उसकी आवाज़ सुनते मुस्कुराकर पूछा। हम ठीक है, कॉलेज भी अच्छा चल रहा है। ताई किधर है? जरगोना ने ताई का पूछा। ये लो, इससे बात करो, मुझे बाहर कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। ताई फोन ताया फोन ताई को पकड़ाते वहां से उठ गए। पीछे जरगोना ताई से बातें करने लग गई। जमान ऑफिस से थका हारा घर लौटा, सास साहब से मिलते वो कमरे में आए जहाँ जरगोना काफ़ी खुशी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। जरगोना की आवाज़ अच्छी खासी ऊंची थी, जिसे सुनते जमान ने इसकी कमर को घोरा, क्योंकि जरगोना जमान की तरफ पीठ मोड़कर बैठी थी, इसलिए इसके आने की खबर नहीं हुई। वैसे तो इसकी आवाज़ निकलती ही नहीं है, अब देखो कैसे बोल रही है। जमान आस्था से बड़बड़ाया। जरगोना को जब खुद पर किसी की नज़र का साहस हुआ तो उसने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ जमान खड़ा उसे ही घूर रहा था। ताई हम आपसे बाद में बात करता है, खुदा हाफिज़। जरगोना जल्दी से ताई को कहती फ़ोन बंद कर गई। अब की बार उसकी आवाज़ काफ़ी नीची थी। तो मैं मोबाइल इसलिए नहीं ला कर दिया कि 24 घंटे इस पर लगी रहो, कोई और काम भी कर लिया करो और आवाज़ का ख्याल करो। मुझे पसंद नहीं तुम्हारी आवाज़ घर के मुलाजमों के कानों में पड़े। सख्त जमान सख्त लहजे में जरगोना से कहते वॉशरूम में चला गया। जरगोना बस सर हिला कर रह गई थी। उसने जो थोड़ी सी हिम्मत खुद में जमा की थी जमान से बर्थडे पर जाने का पूछने के लिए, अब तो वो भी नहीं रही थी। अब तो हम सालगिरह का नहीं पूछेगा, पहले ही जमान गुस्से में है, जरगोना ने दिल में सोचा। मगर फिर मनाहिल हमसे नाराज़ हो जाएगा। जरगोना अपनी नई दोस्त को भी नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए फिर से खुद में हिम्मत जमा करने लगी। वो अभी वहीं खड़ी थी जब जमान फ्रेश होते बाहर निकला। लैपटॉप लेता वो कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर वापस पलटा। मेरी कॉफ़ी स्टडी रूम में भेज दो, कहते साथ ही वो अपने कमरे से निकल के स्टडी रूम में चला गया। अकड़ू, जरगोना कहते किचन में जाकर उसके लिए कॉफ़ी बनाने लगी। कॉफ़ी लेते वो स्टडी रूम के सामने पहुंची। एक लंबा सांस लेते उसने दरवाज़ा बजाया। अंदर से जवाब मिलने पर दिल में अल्लाह का नाम लेते अंदर दाखिल हुई। जमान एक हफ्ते बाद होने वाली मीटिंग की तफसीलात देख रहा था। जरगोना के अंदर आने पर भी वो उसकी तरफ नहीं मुड़ा। जरगोना ने कॉफ़ी इसके सामने टेबल पर रखी और ज़रा साइड पर खड़ी हो गई। 2-3 मिनट बाद जब वो कुछ ना बोली और खड़ी रही थी, जमान ने गर्दन घुमाकर इससे घूरा। क्या है, सर पर क्यों खड़ी हो? जमान ने उखड़े लहजे में पूछा तो जरगोना की हिम्मत फिर से कम हुई, मगर जल्दी से खुद को कंपोज करते उसने बोलना शुरू किया। अब वो हमारा दोस्त की सालगिरह है, कल उसने हमको बुलाया है। जरगोना ने अटकते अटकते अपनी बात मुकम्मल की। कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, जमान ने लैपटॉप की स्क्रीन को देखते हुए पुरसुकून लहजे में कहा। वो नाराज़ होगी। जरगोना ने एक दफ़ा फिर से कोशिश की। मैंने कहा ना, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, समझ नहीं आता? जमान ने अब सख्ती से कहा। हम बस 1 घंटे के लिए जाएगा, हम बस 1 घंटे के लिए जाएगा। जरगोना ने नम आवाज़ में पूछा तो जमान ने सर उठा के से देखा। इसकी नम आँखें और उदास चेहरा देखकर जमान को ज़रा सा तरस आया। अच्छा जाओ, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए, इससे ऊपर 1 मिनट भी ना हो, जमान कहते वापस से लैपटॉप पर झुक गया। पीछे खड़ी जरगोना के चेहरे पर एकदम खुशी आई। शुक्रिया, जरगोना चहकर कहती स्टडी रूम से निकल गई। इधर जमान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। अगले दिन संडे था, इसलिए जमान घर ही था। मनाहिर की पार्टी शाम की थी, इसलिए जरगोना भी बैठी पड़ रही थी। कुछ ही देर बाद जरगोना का फ़ोन बजा, जो बेड के साथ टेबल पर रखा था। बेड के बिल्कुल कोने में जमान बैठकर कोई फाइल पढ़ रहा था। जरगोना ने आशा से उठकर फ़ोन पकड़ा। मनाहिल का फ़ोन था, इसने कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम, जरगोना ने सलाम में पहल की। वालेकुम सलाम। जरगोना, तुम आओगी ना पार्टी पर? मनाहिल ने पूछा। जी, बस 1 घंटे के लिए, जरगोना ने कहा। तो मनाहिल उदास हुई। 1 घंटे में क्या एंजॉय होगा? लेकिन चलो, शुक्र है तुम आओगी तो सही ना, बाद में बात करती हूँ, खुदा हाफिज़। जरगोना जमान के सामने ज़्यादा बात नहीं कर सकती थी, इसलिए जल्दी से खुदा हाफिज़ किया। जरगोना 6 बजे तैयार हो चुकी थी, बस आखिरी मर्तबा खुद को शीशे में देख रही थी। गोल्डन और ब्लैक पठानी फ्रॉक के नीचे ब्लैक कैपरी पहने, पाँव में खूबसूरत सा ब्लैक खुस्सा पहनकर वो तैयार खड़ी थी। सर पर बड़ी सी चादर ले रही थी, जिससे से वो पूरी कवर हो रही थी। अंसार साहब और जमान लॉन्च में ही बैठे थे, वो भी वहाँ आई। बाबा, हम जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से जाना और जल्दी वापस आ जाना, अंसार साहब ने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा तो इसने सर हिलाया। खुदा हाफिज़, वो एक नज़र जमान पर डालकर बोली, जो जो सबसे बेगाना बना बैठा टीवी देख रहा था। मनाहिल ने जरगोना को अपने घर का एड्रेस मैसेज में भेज दिया था, जो जरगोना ने अपने ड्राइवर को बताया। बीबी, ये जगह काफ़ी दूर है, ड्राइवर ने पता देखते हुए कहा। जरगोना ने परेशानी से अपने लब भींचे। 1 घंटा तो जरगोना को मनाहिल के घर जाने में ही लग गया था।
ड्राइवर ने घर के सामने गाड़ी रोकते हुए बाहर निकलकर जरगोना के लिए दरवाज़ा खोला। जरगोना बाहर निकलते सामने बने घर को देखने लगी, जो इंतहाई खूबसूरती से बना हुआ था। गेट के अंदर बैठे गार्ड्स ने एकदम जरगोना के लिए दरवाज़ा खोला। वो अंदर दाखिल हुई तो लाउंज में काफ़ी चहल पहल, जिसे देखते ही वो वही दरवाजे में खड़ी हो गई। उसे इतनी रश की उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि बस फैमिली वाले ही होंगे, मगर यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा लोग थे। ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ क्यों खड़ी हैं आप, अंदर चलें। जरगोना हाथ तरफ नज़र दौड़ाकर मनाहिल को ढूंढना चाह रही थी, जब पीछे से किसी लड़के की आवाज़ आई। जरगोना इस आवाज़ पर एकदम बिदक कर पीछे हुई। फिर उसने ज़रा सा पीछे मुड़कर देखा, जहाँ एक लड़का ब्लैक पैंट कोट पहने खड़ा था। शक्ल से वो जरगोना को मनाहिल का भाई लगा। मनाहिल की तरह हमको इससे मिलना है, जरगोना बोलते वापस आगे मुड़ी। अंदर ही है, आप अंदर तो चलें। उस लड़के ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए कहा तो जरगोना जल्दी से अंदर आ गई। वो रही मनाहिल। उस लड़के ने जरगोना के पीछे अंदर आते एक कोने की तरफ इशारा किया। जरगोना जल्दी से मनाहिल के पास की। वो लड़का दूसरी जानी मुड़ गया था। अस्सलाम वालेकुम, जरगोना ने उसके करीब जाते हल्की आवाज़ में सलाम किया। मनाहिल, जो दूसरी जानी मुड़ी हुई, किसी से बातें कर रही थी, जरगोना की आवाज़ पर जल्दी से पीछे मुड़ी। ओह थैंक गॉड, तुम आ गई हो, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मनाहिल जरगोना के गले लगते मुस्कुराते हुए बोली। जरगोना भी उसके गले लगते हल्का सा मुस्कुराई थी। मनाहिल से मिलने के बाद जरगोना नूर और मनाल की तरफ गई, जो वहीं खड़ी थी। वाओ यू लुक सो गुड, नूर ने इसे गले लगाते हुए प्यार से कहा। शुक्रिया, जरगोना नूर से कहते मनाल से मिली। और मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ। मनाल जरगोना का हाथ पकड़ते हुए इसे एक तरफ ले गई। जरगोना बेचारगी से शक्ल लिए उसके साथ चल रही थी। मैं मॉम डैड, इनसे इससे मिले, ये है मेरी न्यू फ्रेंड जरगोना खान, मनाहिल ने चहकते हुए कहा। वाओ ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है, मनाहिल की मामा उसको गले लगाते हुए बोली। आज मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाऊँ, मनाहिल फिर से उसे कहते दूसरी जानिब लेगी। हमको नहीं मिलना किसी से भी, जल्दी केक कट करो, हमको घर भी जाना है, जरगोना उसे रोकते हुए बोली। अरे अभी तो आई हो, तुम अभी ही जाना है, थोड़ा सब्र करो, मनाहिल कहते साथ ही उस उसे साथ लेकर लड़के के पास ले गई, जो जरगोना को गेट पर मिला था। भाई मैंने आपको बताया था ना अपनी न्यू फ्रेंड के बारे में, ये वही है जरगोना। और जरगोना ये है मेरे भाई शहरियार। हेलो जरगोना। शहरिया ने आगे हाथ बढ़ाया, जिसे जरगोना इग्नोर कर गई। तुमने केक काटना है या हम जाएं, जरगोना ने चिढ़कर कहा। आगे ही 8 हो चुके थे। ओके ओके, केक कट करते हैं, अब चलो, मनाहिल कहती टेबल की तरफ बढ़ गई थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मनाहिल, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबने मिलकर सॉन्ग गाया। सबने तालियों के पीछे मनाहिल ने केक काटा। मनाहिल ने सबसे पहले अपने मामा बाबा को केक दिया, फिर भाई को, और उसके बाद जरगोना, नूर और मनाहिल को। मनाहिल को गिफ्ट देने के बाद अब सब खाना खा रहे थे। हम जा रहा है अब घर, जरगोना मनाहिल को कहती आगे बढ़ गई, जब मनाहिल ने उसे पीछे से पकड़ लिया। सबर, खाना खाकर जाओ, मनाहिल ने इसे घूरते हुए कहा। नहीं हमको नहीं खाना, हम जा रहा है घर, प्लीज़ हमको जाने दो, जरगोना परेशानी से बोली। तो मनाहिल ने इसे घूरते हुए सर हिलाया और इसे गेट तक छोड़ने गई। गाड़ी में बैठती इस वक्त देखा तो 9 बजने ही वाले थे। उसने ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने को कहा। घंटे बाद वो हवेली पहुंच चुकी थी। कमरे में दाखिल होते उसकी नज़र सामने गई, जहां जमान परेशानी से चक्कर काट रहा था। या अल्लाह आज हमको बचा लेना इनसे, जरगोना ने दिल में दुआ की और आस्ता सा कदम लेते सोफे पर जाकर बैठ गई। तुम्हें मैंने सिर्फ 1 घंटे का कहा था, कहाँ थी तुम, इतनी देर क्यों लगाई है। जमान जरगोना को देखते गुस्से से इसके पास जाते धाड़ा, साथ में इसकी बाजू भी जकड़ ली थी। जरगोना एकदम इसकी धाड़ पर बौखला गई थी, साथ में उसे अपने बाजू टूटता हुआ महसूस हो रहा था। आंखों से एकदम आंसू जारी हुए। बोली इतनी देर क्यों लगाई है, बोलो इतनी देर क्यों लगाई है। जमान उसके लेट आने पर काफ़ी परेशान हो गया था, मगर ये परेशानी क्यों थी वो खुद भी नहीं जानता था। उसका घर घर जरगोना ने रोते हुए मुश्किल जवाब दिया। आज के बाद तुम कहीं नहीं जाओगी अकेली, सुना तुमने, जमान फिर से गुस्से से बोला। तो जरगोना ने आस्तगी से सर हिलाया। जमान उसे सोफे पर धक्का देकर जल्दी से कमरे से निकल गया था। पीछे वो सोफे पर गिरी सिसकियां लेती रोने लगी। जमान पिछले लॉन में निकल गया था। मुझे उसके लेट आने या ना आने से क्या प्रॉब्लम है, जहाँ मर्जी जाए वो, मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है। जमान अपनी कैफियत को समझ नहीं पा रहा था। यूँ कहीं वो या कहीं वो समझना नहीं चाहता था, लेकिन जो चीज़ जमान खान की हो उसे कोई और देखे मुझे गवारा नहीं। मैं उस पर किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसे देखने का, तकलीफ पहुँचाने का सिर्फ मेरा हक है। जमान गुस्से से बोला। ऊपर बनी खिड़की में खड़े
अंसार साहब वो कब से ज़मान की बातें सुन रहे थे। उनकी चेहरे पर एक अनोखी मुस्कुराहट आई थी। बहुत जल्द तुम्हारे दिल में वो मोहब्बत फिर से जाग जाएगी जो आज से 5 साल पहले थी। अंसार साहब मुस्कुराते कहते कमरे में चले गए। ज़मान पूल में छलांग लगा चुका था जो रात के 10 बजे बर्फ़ की माने ठंडा था, मगर यहाँ फ़र्क किसको पड़ रहा था। रात 12 बजे ज़मान कमरे में वापस आए। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। उसकी नज़र सोफे की पुश्त पर सर टकाए सोई हुई जरगोना पर पड़ी। उसे एकदम अपने रवैये का एहसास हुआ, लेकिन सॉरी बोलना तो ज़मान ने सीखा ही नहीं था, इसलिए बगैर कुछ कहे वो वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होकर आते वो एक नज़र जरगोना पर डालते बेड पर आकर लेट गया। अगले दिन जरगोना सुबह उठी, फिर नमाज के बाद फ्रेश होने चली गई। वॉशरूम से निकलते वो शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बाल बाल ब्रश करने लगी। इस सब में उसने एक नज़र भी ज़मान पर नहीं डाली थी। ज़मान बेड पर लेटा काफ़ी देर से खुद को इग्नोर होता देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। ज़रगोना तैयार होने के बाद अपना बैग लेते कमरे से निकल गई। आज उसने ज़मान का इंतज़ार नहीं किया था। वाह भाई वाह, लोग अब ज़मान खान को इग्नोर कर रहे हैं। ज़मान ने उसके जाते मुस्कुराते हुए बड़बड़ाया। नाश्ते के बाद ज़रगोना अंसार साहब से मिलते हुए गाड़ी में बैठकर कॉलेज के लिए निकल गई। अंसार साहब भी ज़रगोना का ज़मान को इग्नोर करना देख चुके थे, इसलिए हल्का सा मुस्कुराए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। 5 दिन गुजर गए थे। इन 5 दिनों में ज़रगोना ने ज़मान को इग्नोर ही किया था। ज़मान उसकी खामोशी से चिढ़ने लगा था। अब अंसार साहब ने रात को ज़मान को अपने कमरे में बुलाकर कहा था कि ज़रगोना को शॉपिंग पर लेकर जाओ, थोड़ा बाहर घुमाओ ताकि वो थोड़ी फ्रेश हो सके। ज़मान की आज एक ज़रूरी मीटिंग थी। उसके बाद शाम में उसने ज़रगोना को घुमाने का सोचा। ज़मान सुबह जल्दी ही तैयार होते ऑफिस के लिए निकल गया था। मिस्टर ज़मान, हमारी कंपनी को प्रोजेक्ट ना देकर आपने ठीक नहीं किया। मीटिंग खत्म होने के बाद जब ज़मान मीटिंग रूम से निकलने लगा तो पीछे से एक 1.5 उम्र के आदमी ने कहा, मिस्टर हातिम मलिक साहब, मैंने जिससे प्रोजेक्ट दिया है वो इसके लायक हैं। अगर आप होते तो आपको ही मिलता। ज़मान उस आदमी को घूरते हुए बोला, इसकी आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ याद रखिए मिस्टर ज़मान, ये याद रखिएगा मिस्टर ज़मान। हातिम मलिक दबी आवाज़ में बोलते हुए हातिम मलिक गुस्से में दबी आवाज़ में बोलते हुए कहा, अच्छा देख लेते हैं क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। ज़मान अच्छा का को लंबा करते हुए बोला और वहाँ से निकल गया। तुम्हें बहुत जल्द घुटनों पर लाकर छोड़ूंगा। ज़मान खान तुम्हारे इस गुरूर को मिट्टी में ना मिलाए तो कहना। हातिम मलिक बड़बड़ाते हुए कहकर वहाँ से निकल गया। जरवना अपनी आखिरी क्लास लेकर अब गेट पर आई तो उसका गार्ड कहीं नज़र नहीं आ रहा था। शायद अभी आ रहा हो वो। जरगोना सोचते हुए साइड टेबल पर जाकर जरगोना सोचते हुए साइड पर जाकर खड़ी हो गई। क्या हुआ, तुम्हें अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? मनाहिर गेट से निकलते सामने खड़ी जरगोना को देखते हुए बोली, बस 10 मिनट पहले वो निकल गई थी, फिर बाहर, फिर अभी तक यहाँ क्यों खड़ी थी? हमारा ड्राइवर नहीं आया अभी तक, जरगोना ने परेशानी से बताया। हेलो गुड़िया। हेलो मिस जरगोना। मनाहिल कुछ कहती से पहले ही वहाँ शहरियार पहुंचा। जरगोना ने सर के इशारे से इसके हेलो का जवाब दिया और साइड पर होकर खड़ी हो गई। जरगोना, तुम हमारे साथ ही चलो, हम छोड़ देंगे तुम्हें घर। मनाहिल ने जरगोना से कहा। नहीं, हमारा ड्राइवर आता ही होगा, हम इधर ही ठीक है। जरगोना ने नाम में सर हिलाते हुए जवाब दिया। अरे यहाँ के लिए कब तक खड़ी रहेंगी आप? मैं छोड़ दूंगा आपको, आप आ जाएं। शरिया ने जरगोना से कहा तो उसने नाम में सर हिलाया और एक कदम पीछे होने लगी। जब पीछे से आती गाड़ी जिसे वो देख नहीं सकी थी वो बिल्कुल इसके करीब आ चुकी थी। शहरिया ने गाड़ी को करीब देखा तो जल्दी से इसकी कमर में हाथ डालते आगे की तरफ खींचा। जरगोना बिल्कुल शहरिया के सीने से लग गई थी। ये मंजर दो आंखों ने इंतहाई नागवारी से देखा और जल्दी से रोड क्रॉस करते हुए शहरियार के पास पहुंचा। बिना शहरियार को समझने का मौका दिए ज़मान ने इसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का झड़ा जिससे वो लड़खड़ा गया। जरगोना शहरियार से अलग होते उसे कुछ सुनाती से पहले ही ज़मान ने इसे मुक्का मार चुका था। शहरियार सर उठाकर ऊपर देखा, जहाँ एक लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से की इंतहा दिखाई दे रही थी। मनाहिल सामने खड़ी सारी बात समझने की कोशिश कर रही थी, मगर कुछ समझ ना आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जरगोना को हार लगाने की? कैसे छुआ तुमने इससे? तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। जमान गुस्से से चीखते हुए एक और मुक्का शहरियार को लगा चुका था। जमान, इनको छोड़ दो। जरगोना जल्दी से जमान का हाथ पकड़ते शहरियार को साइड पर करने लगी। जमान अब गुस्से से जरगोना को घूर रहा था। कौन हो तुम, बदतमीज इंसान? मनाहिर अपने भाई के मुंह की हालत देखते जमान के सामने आते हुए चीखी। चलो घर। जमान मनाहिल को इग्नोर करते हुए जरगोना को खींचते हुए इसे सा ले जाने लगा। ओए लोफर इंसान, छोड़ दो। ओए लोफर इंसान, छोड़ो छोड़ो इसके हाथ को। मनाहिल जमान के सामने जाते हुए फिर से चीखकर बोली। जमान ने एक नज़र मनाहिल पर फिर जरगोना को घूरा। ये हमारा शोहर है।
जरगोना ने सर झुकाए कहा तो मनाहिल और पीछे खड़े शहरियार का मुंह खुला। जमान जरगोना को खींचते हुए गाड़ी तक लाया और अंदर फेंकने के अंदाज से उसे बैठाया। जरगोना सर झुकाए बैठी थी और जमान बार बार अपने हाथ की मुट्ठी बनाते स्टीयरिंग पर मारकर अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था। कौन था वो लड़का? काफी देर बाद जमान ने सख्त लहजे में पूछा। अम्मा, हमारे दोस्त का भाई, जरगोना ने डरते हुए बताया। आज के बाद मुझे तुम इसके पास नजर ना आओ, समझ रही हो ना? जमान एक बार फिर से गुस्से से बोला तो जरगोना ने सर हिलाया। उतरो नीचे, जमान मार्केट के आगे गाड़ी रोकते हुए बोला तो जरगोना ने सर उठाकर गाड़ी के शीशे से सामने देखा जहां मार्केट थी। उन्हें तो हवेली जाना था, फिर इधर क्यों आए? जरगोना ने सोचा, मगर जमान को गाड़ी से निकलते देखकर वो भी बाहर निकली। चलो कुछ शॉपिंग कर लो तुम। जमान आपकी बार कुछ नरम लहजे में बोला। हमको कुछ नहीं चाहिए, जरगोना ने आस्तगी से कहा। फिर भी ले लो। जमान उसे कहते एक दुकान की तरफ बढ़ गया जहाँ बहुत खूबसूरत से ड्रेस लगे हुए थे। जमान ने अपनी मर्जी से उसके लिए कुछ ड्रेस ली है, उनके साथ मैचिंग की बाकी चीज़ें भी लेते वो मार्केट से निकल गए। उस पूरे दौरानिया में जमान का मूड काफ़ी अच्छा रहा था। जरगोना के साथ हल्की फुल्की बातें करते जमान जरगोना को कंपनी दे रहा था। जरगोना तो इसका अपने लिए नरम लहजा देखते ही सख्ते में चली गई थी। जमान के इस लहजे से जरगोना के दिल में एक उम्मीद की किरण जागी थी, जमान के वापस पहले जैसे होने की उम्मीद। आज हमको छुट्टी है, हम ताई के घर जाएंगे। जरगोना जमान को देखते पूछ रही थी, जो शीशे के सामने खड़ा ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। हाँ, जमान कहता अपना फ़ोन उठाने लगा। ड्राइवर घर नहीं है, हम कैसे जाएं? जरगोना ने परेशानी से कहा। मुझे आज एक ज़रूरी काम है ऑफिस में, इसलिए जल्दी पहुंचना है। जमान कहता अपनी चीज़ें लेते कमरे से निकल गया। जरगोना ने उसके उसके जाते मुंह बनाया। कुछ देर बाद वो तैयार होते हैं साहब साहब को बताकर पैदल ही हवेली से निकल गई। अभी कुछ ही रास्ते तय किया जब उसे महसूस हुआ कि कोई इसका पीछे आ रहा है। उसने हल्का सा सर पीछे करके देखा। बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक आदमी अपने फ़ोन पर लगा आ रहा था। जरगोना उसकी शक्ल देखते ही डर गई थी, इसलिए तेज तेज कदम उठाने लगी। जल्दी से ताई के घर के सामने पहुंच के उसने गहरा सांस लिया और पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी एक तरफ साइड पर खड़ा हुआ था। जरगोना ने वापस से आगे मुड़े जोर जोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। क्या हो गया है? तुम इतने जोर से क्यों दरवाज़ा बजा रही हो? ताई ने दरवाज़ा खोलते सामने जरगोना को देखकर पूछा। हम थक गया है, इसलिए अब हम अंदर आ जाएं, जरगोना ने बताया और साथ में ही एक नज़र पीछे देखते ताई से कहा तो वो दरवाजे से साइड पर हो गई। घर के अंदर दाखिल होते उसने शुक्र अदा किया। साहब, हमने इसकी फैमिली के बारे में पता लगाया है। इसकी एक बीवी है जो शहर के कॉलेज में पढ़ती है और एक बाप है। हातिम अली के आदमी ने उसके सामने जाते हुए बताया। सही है, नज़र रखो इसकी बीवी पर, जल्द ही वो मुझे इधर चाहिए। हातिम अली का अपने आदमी से कहता सिगड़ पाँव के नीचे मसलते हुए वहाँ से चला गया। जरगोना इस वाक़े के बाद 2 दिन कॉलेज नहीं गई थी, मगर आज एक ज़रूरी टेस्ट था जिसकी वजह से इसे जाना पड़ रहा था। तैयार होते वो और जमान नाश्ते की टेबल पर पहुंचे जहां सार साहब पहले से ही बैठे हुए थे। नाश्ता खत्म करते जरगोना उठकर गाड़ी तक गई। वो गाड़ी में बैठी थी और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कॉलेज के गेट के सामने पहुंचते ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो जरगोना अपना बैग लेती बाहर निकली और आराम से चलते हुए अपनी क्लास में पहुंची जहाँ पहले ही मनाहिल, मनाल और नूर बैठी थी। जरगोना इन्हें हल्की आवाज़ में सलाम करते साइड पर बैठ गई। इसे लगा था कि मनाहिल इससे नाराज़ होगी। शुक्र है तुमने अपना दीदार करवा दिया आज। 2 दिन से कहाँ थी तुम? नूर ने जरगोना को घूरते हुए पूछा। जरगोना जो अपनी किताबें निकाल रही थी हैरान होकर नूर को देखने लगी। क्या हुआ है, बोलो भी। नूर ने इसे चुप देखते हुए उसके सामने चुटकी बजाई। हमको लगा तुम सब हमसे नाराज़ होगी, जरगोना ने मासूमी से कहा। वो तो हम हैं, मनाल ने मुंह बनाकर कहा। मनाल की बात पर जरगोना परेशान हुई। जब उसके चेहरे की परेशानी देखते वो तीनों हंसने लगी। ओके ओके, परेशान मत हो, हमने माफ़ किया तुम्हें, मगर हमें ट्रीट चाहिए, मनाल ने हंसते हुए कहा। किस बात की? जरगोना ने हैरत से पूछा। क्योंकि जमान ने शहरियार को मारा। ये कोई ट्रीट वाली बात तो नहीं थी। तुम्हारी शादी हुई है, इस बात की ट्रीट, मनाहिल ने से घूरते हुए कहा। तुम लोग हमसे इसलिए नाराज नहीं हो जमान ने तुम्हारे भाई को मारा? जरगोना ने फिर से हैरत से पूछा, जिस पर मनाल ने नाम में सर हिलाया। इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है? हर शोहर को अपनी बीवी के लिए इतना पॉजिटिव होना चाहिए, मनाहिल ने नॉर्मल अंदाज में कहा। शुक्र है, हमको लगा हमको सबको मनाना पड़ेगा, जरगोना ने भी मुस्कुराकर कहा। ओह, बातें मत घुमाओ, ट्रीट चाहिए हमें, नूर ने उंगली उठाकर जरगोना को कहा तो इसने ताबेदारी से सर हिलाया। क्लास खत्म होने के बाद वो चारों कंटीन गई और जरगोना से ट्रीट लिया। साथ वो लोग जरगोना की लाइफ के किस्से भी सुन रही थी। क्या हुआ है, गाड़ी इतना आस्ता क्यों चला रहा है आप? जरगोना यूनिवर्सिटी से वापस आई थी जब ड्राइवर ने अचानक की गाड़ी आस्ता की तो उसने ड्राइवर से पूछा। बीबी एक
गाड़ी काफ़ी देर से हमारे पीछे आ रही है, हमारे गार्ड्स की गाड़ी भी नहीं है इधर, इसलिए मैंने गाड़ी आस्ता की है कि पूछ सकूं क्या मसला है। ड्राइवर ने बैक मिरर से पिछली गाड़ी को देखते हुए जरगोना को बताया। आप आहिस्ता मत करें, तेज चलाएं, हमको डर लगता है। जरगोना ने हल्की सी गर्दन घुमाकर पीछे वाली गाड़ी को देखते हुए कहा। ड्राइवर ने इसकी बात पर वापस से गाड़ी तेज कर दी। अभी कुछ ही वक्त हुआ था जब गाड़ी अचानक से झटके खाने लगी। ड्राइवर ने गाड़ी से सर बाहर निकाल कर देखा, गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया था। बीबी, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, हमें 10 मिनट साइड पर रुकना होगा। ड्राइवर जरगोना को बताते हुए गाड़ी से बाहर निकला। जरगोना सर हिलाते अपने फ़ोन पर मसरूफ़ हो गई थी। अभी 1 मिनट भी नहीं गुजरा था जब जरगोना को ड्राइवर की चीख की आवाज़ सुनाई दी। उसने फ़ोन साइड पर रखते शीशे से बाहर देखा, जहां 2 आदमी ड्राइवर के सर पर गन रखे खड़े थे। जरगोना एकदम खौफ से पीली पड़ी थी। बीबी, आप गाड़ी से निकलकर भाग जाएं, ड्राइवर ने जोर से चीखते हुए कहा, मगर जरगोना को इसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दी थी। इसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था उन आदमियों के हाथ में गन देखते। एक आदमी ने दूसरे को इशारा किया तो वो ड्राइवर के पास से हटता गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। जरगोना इस आदमी को अपनी तरफ आता देखकर और ज़्यादा परेशान हो गई। उसने आते गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर और खींचने पर जरगोना को गाड़ी से बाहर निकाला। जरगोना अब हल्की हल्की कांप रही थी। दूसरे आदमी से ड्राइवर के सर पर गन मारी, जिससे वो पल में बेहोश हुआ। जरगोना ड्राइवर को गिरता देखकर हल्का सा चीखी। इस आदमी ने जरगोना को अपनी गाड़ी तक लाया और अंदर अंदर धिक्का दिया। हमको जाने दो यहाँ से, जरगोना रोते हुए बोली, मगर किसी ने भी इसकी बात नहीं सुनी और गाड़ी दौड़ा ली। जरगोना मुसलसल आंसू बहा रही थी। जमान ऑफिस से घर आए तो सामने ही अंसार साहब को परेशान टहलते पाया। क्या हुआ बाबा? जमान ने सोफे पर बैठते हुए पूछा, साथ ही वो अपने शूज़ भी उतार रहा था। जमान, तुमने मोबाइल अपने पास रखा हुआ मोबाइल अपने पास रखा हुआ क्यों है जब तुम किसी की कॉल या मैसेज नहीं देखते? अंसार साहब तो इसका पुरसुकून लहजा देखते भड़क ही गए थे। वो जो अपने शूज़ पर झुका हुआ था और अभी एक शूज़ ही उतारा था कि अंसार साहब के गुस्से से भरी आवाज़ पर एकदम सीधा हुआ। अपना फ़ोन निकालते चेक किया तो वहाँ कोई 10 से 15 कॉल्स लगी हुई थी अंसार साहब की। सॉरी बाबा, मैं मीटिंग में था तो फ़ोन साइलेंट पर लगा हुआ था, फिर बाद में काम करते याद ही नहीं रहा साइलेंट से हटाने का। लेकिन हुआ क्या है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सब खैरियत? जमा ने तफसील से बताया और फिर आखिर में सवाल किया। खैरियत तो ही नहीं है, जरगोना अभी तक कॉलेज से घर नहीं आई, इतनी रात हो चुकी है, पता नहीं कहाँ है। ड्राइवर भी कॉल नहीं उठा रहा, गार्ड्स का भी फ़ोन बंद है। अंसार साहब ने परेशानी से माथे पर हाथ रखते हुए जमान को बताया तो जमान उनकी बात पर साकित हुआ। बाबा, ये कैसे हो सकता है? उसका कॉलेज 6 बजे बंद हो जाता है, फिर अभी तक वो घर क्यों नहीं आई? जमान की परेशानी से आवाज़ आई। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ है बच्ची। अंसार साहब ने भी परेशानी से जवाब दिया। शायद ताया के घर होगी, मैं कॉल करके पूछता हूँ। जमान कहते साथ अपना फ़ोन निकाला और जरगोना के ताया को कॉल की। अस्सलाम वालेकुम, क्या जरगोना आपकी तरफ है? जमान ने उनकी कॉल पिक पर साथ ही जल्दी से कहा। वालेकुम सलाम। नहीं, जरगोना हमारे घर नहीं है। क्यों, क्या हुआ है? कहाँ है वो? ताया ने जवाब देते साथ ही सवाल किया। पता नहीं, वो अभी तक कॉलेज से घर नहीं आई। जमान ने उसके सवाल पर आसगी से बताया। या अल्लाह, 9 हो गए हैं, वो अभी तक घर नहीं पहुंची तो कहाँ गई है? ताया भी परेशान हो गए थे। कुछ पता नहीं, मैं कुछ मालूम करके आपको बताता हूँ। खुदा हाफिज़। जमान कहते जल्दी से कॉल एंड कर गया। बाबा, वो वहाँ भी नहीं है, आप इधर ही रहे, मैं कॉलेज जाकर पता करता हूँ। जमाना साहब साहब से कहते वो एक शूज़ वापस पहनने लगा जो इसने उतारा था। शूज़ पहनते उसने अपना मोबाइल हाथ में लिया, गाड़ी तक पहुंचा। गार्ड्स को साथ लेते उसने गाड़ी जरगोना के कॉलेज के रोड पर डाल दी। जरगोना की आंख खुली तो उसने खुद को एक वीरान कमरे में पाया, जहाँ एक बेड रखा हुआ था, साथ ही कुर्सी रखी हुई थी। जरगोना बेड से नीचे उतरते हुए कमरे के एक तरफ बने दरवाजे तक पहुंची। दरवाज़ा खोलो, कोई है इधर, हमको बाहर निकालो। जरगोना दरवाज़ा ज़ोर से पीटते हुए कह रही थी, मगर वहाँ कोई होता तो उसकी आवाज़ सुनता ना। काफ़ी देर दरवाज़ा बजाने के बाद जरगोना खामोशी से आंसू बहाती वही दरवाजे के साथ बैठ गई थी। जरगोना ने बेसाख्ता दिल में जमान को पुकारा, क्योंकि अब वही उसका सब कुछ था, उसका मुहाफिज। जरगोना वहीं बैठते रोती हुई वापस गुनगुनगी में चली गई थी। जमान जरगोना के कॉलेज ही जा रहा था जब उसकी नज़र रोड के साइड पर खड़ी गाड़ी पर गई। ये तो वही गाड़ी है जिसमें जरगोना कॉलेज जाती थी। जमान ने गाड़ी को गौर से देखते कहा, साथ ही अपनी गाड़ी रोकते दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और भागते हुए इस
गाड़ी तक पहुंचा। उसकी गाड़ी रुकने पर पीछे आते गार्ड्स ने भी अपनी गाड़ी रोक दी थी। जमान उस गाड़ी के पास पहुंचा भी और दरवाज़ा खोलते अंदर देखने लगा था कि जब नीचे पड़ी किसी चीज़ से टकरा कर गिरा। उसने अंधेरे में देखने की कोशिश की मगर सही से नज़र कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए इसने अपना मोबाइल की लाइट जलाई। फ़ोन से रोशनी पड़ते जमान ने देखा वहाँ ड्राइवर बेहोश पड़ा था। इसके सर से खून निकल निकल कर अब जम गया था। जमान ने जल्दी से गार्ड्स को पानी लाने का कहा। पानी गार्ड्स के मुंह पर छिड़कते हुए जमाने से होश में लाया। ज़रगोना किधर है? क्या हुआ था आपके साथ? आपकी ये हालत कैसे हुई? ड्राइवर जब होश में आया तो जमान ने इस पर सवालात की बुछाड़ कर दी। साहब, हम कॉलेज से वापस आ रहे थे जब एक गाड़ी हमारा पीछा करने लगी। मैंने एक तरफ अपनी गाड़ी रोककर इस गाड़ी वाले से बात करनी चाहिए तो इसने पिस्तौल मेरे सर पर रखा और गाड़ी से बीबी को निकाल कर अपनी गाड़ी में बैठाया। जाते हुए मेरे सर पर जोर से पिस्तौल मार गया जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया था। ड्राइवर ने पानी पीने के बाद जमान को डरते डरते सब बताया, जिसे सुनते ही जमान ने अपनी मुठियाँ बींच ली। गार्ड्स कहाँ मर गए थे? जमान ने गुस्से से पूछा। पता नहीं साहब, हमारे पीछे गार्ड्स की गाड़ी नहीं थी, ड्राइवर ने बताया। उन गार्ड्स की गाड़ी को तलाश करो, इन्हें घर लेकर जाओ, जब तक मैं थोड़ी आगे जाकर पता करता हूँ। जमान अपने गार्ड्स को कहता वहां से निकल गया। जमान ने काफ़ी आगे जाकर देखा मगर कोई सुराग नहीं मिला था जो इसे ज़रगोना के पास पहुंचाए। जमान रात के 12 बजे थका हुआ हवेली में दाखिल हुआ। अपने कमरे में गया तो खाली कमरे को देखते उसे वहशत सी हुई। वो अपनी शर्ट के ऊपर वाले 2 बटन खोलते बालकोनी में जाकर खड़ा हुआ। इतने वक्त में उसे ज़रगोना की आदत हो चुकी थी जिसकी वजह से वो काफ़ी बेकरार था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कहीं से भी ज़रगोना को अपने साथ ले आए। उसने गुस्से से अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ा। थोड़ी ही देर ही गुजरे के बाद वो वापस कमरे में आया, फ्रेश होने चला गया क्योंकि अभी उसका दिमाग सिर्फ फ्रेश होने से ही ठीक हो सकता था। ज़रगोना की आंख किसी चीज़ का धक्का लगने से खुली थी। इसने जल्दी से आंखें सही खोलते पीछे मुड़कर देखा जहां दरवाजे में कुछ शख्स हाथ में ट्रे लिए खड़ा था और यकीनन से धक्का भी दरवाजे का लगा था क्योंकि वो दरवाजे से टेक लगाए ही सो गई थी। ये लो, खाना खाओ और शुक्र करो आज बॉस घर पर नहीं है, वरना तुम अभी इस तरह सुकून से सो नहीं रहती बल्कि बॉस के कमरे में मौजूद होती। इस आदमी से खाना उसके सामने फेंकने के अंदाज से रखा और सख्ती से बोला। ज़रगोना की आंखें एक दफ़ा फिर से नम हुई थी। हमको घर जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ज़रगोना ने हाथ रोते हुए कहा। मेरा तो कुछ नहीं मगर बॉस का तुमने ज़रूर कुछ बिगाड़ा होगा, तभी ही तुम इधर हो। वो आदमी एक नज़र इस पर डालकर कहता वहां से निकल गया था। ज़रगोना ने जल्दी से उठते दरवाज़ा बजाया मगर किसी ने वापस नहीं खोला था। वो फिर से रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई थी। उसने खाना खाने को देखा। इसे भूख तो बहुत लगी थी मगर वो खाना नहीं चाहती थी। ये खाना, या अल्लाह हमको इधर से बाहर निकालो, हमको बहुत डर लग रहा है। इसने हाथ ऊपर करते अल्लाह से दुआ मांगी थी। फिर काफ़ी देर वो यूं ही अल्लाह की बारगाह में अपने लिए दुआ करती रही। आखिर उठते इसने वॉशरूम का रुख किया। जमा रात भर इधर से उधर करवटें बदलता रहा था, कहीं भी इसे सुकून मैसर नहीं था। अब फजर की अजान की आवाज़ सुनते ही वो बेड से उठ बैठा था। वुज़ू करते हुए वापस आकर जाए नमाज पर बैठा। नमाज अदा करने के बाद वो कितनी ही देर अल्लाह से ज़रगोना की हिफाजत की दुआ करता रहा। या अल्लाह, मुझे कोई रास्ता दिखा जिससे मैं ज़रगोना को जल्द से जल्द ढूंढ लूँ। न जाने वो कहाँ होगी, उसे तो दुनिया की कोई खबर ही नहीं है। वो इतनी मासूम है। या अल्लाह, प्लीज़ इसकी मदद करना, आमीन। जमान दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरते हुए उठकर कमरे से बाहर निकला। सीढ़ियों में पहुंचते ही उससे किसी औरत के रोने की आवाज़ आई तो उसने परेशानी से अपनी रफ्तार तेज़ की और जल्दी से लॉन्च में पहुंचा। सामने ही ज़रगोना की ताई और ताया अंसार साहब के सामने बैठे हुए थे। ताई काफ़ी ऊंचा ऊंचा रो रही थी। हमने तुम्हें अपनी बेटी इसलिए दी थी कि तुम इसकी हिफाजत करोगे, इसका ख्याल रखोगे, मगर तुम तो हमारी उम्मीदों को मिट्टी में मिला गए हो। जमान कहाँ है? ज़रगोना, बोलो कहाँ है ज़रगोना? वो कल से घर नहीं आई और तुम इधर आराम से बैठे हो। ताई जमान को आता देखकर उसके पास जाते उसका गिरेबान पकड़कर गुस्से से रोते हुए बोली। जमान ने उनकी बात पर सर झुका लिया था। न जाने कि उसे गुस्सा नहीं आया तो उनके गिरेबान पकड़ने पर वो शर्मिंदा था। ज़रगोना की हिफाजत न कर सका। ज़रगोना के ताए ने आगे बढ़कर इन्हें ज़मान से अलग किया। इस सब में इसकी गलती नहीं है, लेकिन बेटा उसे जल्दी ढूंढो, वो बहुत मासूम है, वो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकेगी। ताया ने पहले ताई से कहा, फिर ज़मान के सामने ज़मान के सामने जाते उसे नरमी से कहा। ज़मान ने उसकी बात पर बस सर हिलाया था। हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द ढूंढ लेंगे, बच्ची को आप परेशान ना हो। अंसार साहब ने उन्हें हौसले दिए। जमान वहां से निकलते बाहर आया। बताओ, गार्ड का कुछ पता चला? जमान ने अपने गार्ड के सामने खड़े होकर पूछा। जी साहब, हमने रात को ही इन्हें ढूंढ लिया था। वो बीबी वो बीबी की
वो बीबी की गाड़ी से काफ़ी दूर बेहोश मिले थे। साहब, मुझे लगता है ये सब किसी की सोची समझी साजिश है। वो पहले ही साहब, मुझे लगता है ये सब किसी की सोची समझी साजिश है। वो पहले ही तैयार थे ये सब करने के लिए, क्योंकि बीबी का मोबाइल और पैसे वही गाड़ी में पड़े थे। चोरी का कोई केस नहीं है। गार्ड ने जमान से कहा। चीज़ें सुनते ही जमान भी सोच में पड़ गया। मुझे भी यही लगता है, मगर कौन कर सकता है ऐसा? उसका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? उसने किसी का क्या बिगाड़ा होगा? जमान ने पुरसोच अंदाज में कहा। उसकी आंखों के सामने जरगोना का मासूम चेहरा आया। ड्राइवर ने बताया था ना कि कोई गाड़ी काफ़ी देर से उनका पीछा कर रही थी। तुम एक काम करो, ड्राइवर के साथ जाओ और मेन रोड की फुटेज में देखो वो गाड़ी कौन सी थी। जमान ने ड्राइवर के की बात याद करते जल्दी से अपने गार्ड को बताया और अपनी गाड़ी में बैठते वो ऑफिस के लिए निकल गया, क्योंकि आज उसकी एक ज़रूरी मीटिंग थी। वो किसी हाल में नहीं छोड़ सकता था, मगर अंदर से उसका दिल हर चीज़ से उठ गया था। वो आज खुद को खाली महसूस कर रहा था। जरगोना भूख प्यास से नडाल बेड पर लेटी थी। इतनी ज़्यादा भूख लगने के बाद भी उसने वो खाना नहीं खाया था जो रात को वो आदमी यहाँ रख कर गया था। वो बेड पर लेटी अल्लाह से दुआ मांग रही थी कि किसी तरह यहाँ से बाहर निकाल दे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी, जब दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। वो एकदम सीधी होकर बैठ गई। वही रात वाला आदमी हाथ में ट्रे लिए अंदर दाखिल हुआ। ट्रे साइड पर रखते उसने दूसरी ट्रे देखी तो इससे एकदम गुस्सा है, क्योंकि वो अभी तक वैसे ही पड़ी थी। इसमें से एक नवाला भी नहीं लिया गया था। और लड़की, तूने रात से अभी तक कुछ नहीं खाया? वो आदमी गुस्से से बोला। रगोना ने कोई तासुर न दिया, बस खामोशी से बैठी रही। तेरा इलाज तो मैं बॉस से ही करवाऊंगा। वो आदमी रगोना को चुप देखते वहां से निकला। और फिर कुछ देर बाद एक औरत कमरे में दाखिल हुई। उस औरत ने साइड पर रखी ट्रे उठाई और उसमें से एक नवाला बनाकर जरगोना का मुंह पकड़ते जबरदस्ती इसके मुंह में डाला। जरगोना ने अपने हाथ से उस औरत को पीछे करने की कोशिश की, मगर इस औरत को कोई फर्क ना पड़ा। उस औरत ने जरगोना का मुंह पकड़ रखा था, जिसकी वजह से जरगोना वो नवाला बाहर भी नहीं निकाल सकी थी। उसे नाचार वो नवाला हलक से उतारना पड़ा। इसी तरह इस औरत ने पूरा खाना जरगोना को खिलाया था। फिर आखिर में जोर जोर से इसका मुंह छोड़ते वो ट्रे लेते बाहर निकल गई। जरगोना के कब से रुके आंसू एकदम आंखों से निकलकर गालों पर बहे। 10 मिनट बाद ही वो औरत वापस कमरे में आई तो अब उसके हाथ में एक बैग था। ये ले, इसमें तेरे कपड़े हैं, जल्दी से बदल और बाहर आ जा। अगर 10 मिनट में बाहर ना आई तो तुझे मैं घसीटते हुए बाहर लाऊंगी। वो औरत बैग जरगोना की तरफ फेंकते हुए बोली। जरगोना इस औरत की आवाज़ पर डर गई थी, इसलिए जल्दी से वो बैग लेते वॉशरूम गई। उसके आंसू अब और शिद्दत से आंखों से निकल रहे थे। जमान अभी मीटिंग ख़त्म करके अपने ऑफिस आया था। जब इसका फ़ोन बजा तो उसने हाथ बढ़ाकर टेबल से फ़ोन उठाया और बिना देखे कॉल पिक की। साथ ही वो लैपटॉप पर कोई ईमेल देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम, जमान ने मसरूद से अंदाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मिस्टर जमान, क्या हालात हैं आपकी अपनी बीवी के बगैर? आगे से मुस्कुराते हुए हातिम मलिक ने कहा तो जमान ने लैपटॉप साइड पर किया और पूरी तरह इसकी जानिब मतवज्जो हुआ। तुम्हें कैसे पता जरगोना गुम है? कहीं तुमने तो ये सब नहीं किया? जमान ने गुस्से से सख्त लहजे में कहा, जिस पर हातिम मलिक की हंसी की आवाज़ आई। वाह जमान साहब वाह, अक्सर इस हालत में कोई भी अपने हवासों में नहीं होता, मगर तुम मेरी बात में से अपनी मतलूबा बात निकाल चुके हो। बहुत ज़हीन हो। हातिम मलिक ने जमान की हाजिर दिमागी पर उसे दाद दी। शुक्रिया तारीफ का, मगर क्या मैं जान सकता हूँ ये घटिया हरकत तुमने क्यों की है? क्यों तुमने अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मारी? तुम जानते हो इस गुस्ताखी का अंजाम? जमान ने मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए दांत पीस कर जवाब दिया। ये गुस्ताखी मैंने इसलिए की क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया है। अगर तुम मुझे वो प्रोजेक्ट दे देते तो आज तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास होती। हातिम मलिक ने भी अब ज़रा सख्त लहजे अख्तियार किया था। तुम अगर ये प्रोजेक्ट के लायक होते तो ज़रूर तुम्हें ही मिलता, मगर तुम इस लायक ही नहीं थे। और दूसरी बात ये सब झगड़ा तुम्हारे और मेरे बीच में है। मेरी बीवी को छोड़ दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा तुम्हारा। जमान चीख कर बोला। छोड़ दूंगा अगर तुम ये प्रोजेक्ट मुझे दे दो तो। हातिम मलिक ने जैसे बात ख़त्म करनी चाहिए। वो प्रोजेक्ट मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा, इसे भूल जाओ, जमान ने पुरसकून लहजे में कहा। ठीक है, फिर तुम अपनी बीवी को भी भूल जाओ जमान खान, हातिम मलिक ने कहते फ़ोन काट दिया। जमान ने पटकने के अंदाज में फ़ोन टेबल पर फेंका और सीधे हाथ की 2 उंगलियों से अपना माथा मसलने लगा ताकि गुस्सा कम हो सके। कुछ देर बाद उसने वापस से फ़ोन पकड़ा और अपने गार्ड को कॉल की। सुनो, तुम्हें एक नंबर दे रहा हूँ, वो ट्रेस करो जल्द से जल्द। जमान ने गार्ड से कहा तो उसने ओके कहा। फिर जमान ने उसे हातिम मलिक का नंबर भेजा। जमान किसी भी हाल में वह प्रोजेक्ट हातिम को नहीं दे सकता था, मगर जरगोना को भी वो वहाँ नहीं छोड़ सकता था। कल से जरगोना के बगैर उसकी जो हालत थी वो बस वही जानता था। जरगोना तैयार होते पिंक और वाइट कलर के कपड़े पहने वॉशरूम से बाहर आई तो सामने ही उस औरत को अपना मुंतजर पाया।
वो औरत ज़रगोना को बाहर निकलता देखकर जल्दी से उसके पास गई और बेदर्दी से इसकी बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए कमरे से बाहर निकाल गई। ज़रगोना अपनी बाजू के दर्द की वजह से सिसकती रही मगर उस औरत ने इसे कोई रिहाई नहीं दी। कमरे से बाहर निकली तो बाहर काफ़ी अंधेरा था जिससे ज़रगोना को खौफ महसूस हुआ। थोड़ी और चलने के बाद सीढ़ियाँ आई जो ऊपर की तरफ जाती थी। वो औरत ज़रगोना की बाजू दबोचते उसे सीढ़ियों से ऊपर लेकर गई। सीढ़ियाँ ख़त्म हुई तो आगे दरवाज़ा था जिससे बाहर निकलते आगे लाउंज था जो कि काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया था। हर चीज़ की कीमत का अंदाज़ा चीज़ को देखते ही लगाया जा सकता था। लॉन्च काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। इसके दरमियान में सोफे लगी हुई थी। औरत ने ज़रगोना को लॉन्च में लाते फर्श पर फेंका था। इधर ही रह जब तक हमारे बॉस नहीं आते। वो औरत ज़रगोना को देखते हुए बोलकर वहां से चली गई। ज़मीन पर ज़ोर से गिरने की वजह से ज़रगोना की बाजू में काफ़ी दर्द हुआ था जिसकी वजह से वो वहीं बैठे रोने लगी थी। जमान ऑफिस से घर आया तो अंसार साहब ने उसे स्टडी में बुलाया। फ्रेश होने के बाद वो अपने कमरे से निकला सीधा अंसार साहब के स्टडी रूम में गया। अस्सलाम वालेकुम बाबा, आपने बुलाया? हाँ, कुछ पता चला है बच्ची का? अंसार साहब ने जमान के पूछने पर सर हिलाते पूछा। बाबा, ज़रगोना को हातिम मलिक ने अगवा किया है। जमान ने थके थके से अंदाज में कहा। तुम्हें कैसे पता? अंसार साहब ने उसके बताने पर परेशानी और हैरानगी से पूछा। बाबा, मुझे सुबह उसकी कॉल आई थी। उसने खुद बताया कि ज़रगोना उसी के पास है। इसने ज़रगोना को इसलिए अगवा किया क्योंकि मैंने उसकी कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं दिया था। अब वो कह रहा है कि अगर ज़रगोना को छुड़वाना है तो प्रोजेक्ट मुझे दे दो, मगर मैं ये नहीं होने दूंगा। बाबा, उस प्रोजेक्ट से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। अगर इसकी कंपनी को दिया तो हमारा नुकसान हो जाएगा क्योंकि उसकी कंपनी पहले से ही लॉस में जा रही है। ज़मान ने दिन का हुआ सारा वाक़या अंसार साहब को बताया। लेकिन ज़रगोना हमारी कंपनी से ज़्यादा ज़रूरी है। हमें लॉस की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए बल्कि ज़रगोना को बचाना चाहिए। अंसार साहब ने ज़मान को देखते परेशानी से कहा। नहीं बाबा, मैं कंपनी को कुछ नहीं होने दूंगा और ज़रगोना को भी बचा लूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। ज़मान ने एक अज़म से कहा तो अंसार साहब ने भी सर हिलाया। जानते थे कि ज़मान सब सही कर लेगा। ज़मान उनसे कुछ देर और बातें करने के बाद उठ गया। कमरे में आते ही उसे फिर से खुद में खालीपन महसूस हुआ। न जाने वो किस हाल में होगी। ज़मान ने बेड पर बैठते थके थके से अंदाज में कहा। कुछ देर बाद वो उठते हुए वॉशरूम गया और वुज़ू करते बाहर आया। जाए नमाज बिछाते हुए नमाज में मसरूफ़ हो गया था क्योंकि उसे अभी सिर्फ सुकून चाहिए था। सुकून बेशक अल्लाह के ज़िक्र में है। उस औरत ने ज़रगोना को लॉन्च में लाते फर्श पर फेंका था। इधर ही रह जब तक हमारे बॉस नहीं आते। वो औरत ज़रगोना को देखते हुए बोलकर वहाँ से चली गई। ज़मीन पर ज़ोर से गिरने की वजह से ज़रगोना के बाजू में काफ़ी दर्द हुआ था जिसकी वजह से वो वहीं बैठे रोने लग गई थी। कुछ देर बाद उसे किसी के भारी कदमों की चाप सुनाई दी। उसने हल्की सी गर्दन ऊपर उठाकर देखा तो सामने एक 1.5 उम्र का आदमी था जो कमरे से निकलकर ज़रगोना के सामने रखे सोफे पर टांग रखते बैठ गया था। हातिम हातिम अली की नज़रें मुसलसल ज़रगोना के जिस्म के आर पार हो रही थी। ज़रगोना खुद पर इसकी नज़रें महसूस करते हल्का हल्का कांप रही थी। वह मानना पड़ेगा
जमान खान की पसंद को इतनी हसीन बीवी। हाथी मलिक ने जरगोना को देखते आह भर कर कहा, इतनी खूबसूरत बीवी को मेरे पास छोड़ रखा है, काफ़ी संगदिल है जमान। हाथी मलिक ने कुछ देर बाद फिर से कहा और उठकर जरगोना की तरफ बढ़ा। जरगोना हाथी मलिक को अपनी तरफ आता देखकर पीछे होने लगी, मगर पीछे रखे टेबल से टकराकर वहीं जम गई। अमन को घर जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। जरगोना ने अटकते हुए हाथी मलिक से इल्तिजा की, जिसको हाथी मलिक ने किसी भी खातर में नहीं लाया और इसकी तरफ बढ़ता रहा। वो बिल्कुल जरगोना के सामने जाकर खड़ा हुआ, फिर घुटनों के बल इसके सामने बैठते उसने जरगोना के सफ़ेद मोमी गाल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया ही था जब उसका फ़ोन रिंग हुआ। वो बदमज़ा होते हुए अपने फ़ोन को देखने लगा। मुंह बनाते उसने फ़ोन कान से लगाया। जब अगली जानिब से बताई जाने वाली खबर सुनते ही एकदम ही हातिम मलिक के चेहरे पर परेशानी के तासुरात आए। अब वो कैसा है, कौन से हॉस्पिटल में है? हातिम मलिक ने परेशानी से पूछा। ओके, मैं आता हूँ अभी, हातिम मलिक कहते फ़ोन रख गया। फिर जरगोना की तरफ मुड़ा, जो आंखों में मासूमियत और परेशानी और खौफ सजाए बैठी थी। आज तुम बच गई हो, क्योंकि अब मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, मगर कल मेरे आने से पहले ही तुम मेरे कमरे में मौजूद हो, समझी? हातिम मलिक सख्त लहजे में कहता वहां से उठकर जल्दी से मेन गेट की तरफ चला गया था। पीछे जरगोना ने अपनी इज्जत बचाने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। 2 मिनट बाद वही औरत आई और जरगोना को लेते वापस बेसमेंट में गई। जरगोना को कमरे में धकेलते हुए वापस वहां से चली गई। आज 2 दिन हो गए हैं जरगोना यूनिवर्सिटी नहीं आई। फ्री पीरियड में ग्राउंड में बैठी मनाहिल नूर और मनाल में से नूर ने लेस खाते हुए कहा, हाँ मैं भी अभी इसी का सोच रही थी, न जाने कहाँ है। मनाहिल ने भी नूर की बात पर सर हिलाया, हमें उसका पता करना चाहिए। मनाहिल भी सर हिलाते हुए बोली, जिंदगी में पहली बार तुमने कोई अच्छी बात की है, उसी बात पर तुम्हें ये लेस मेरी तरफ से तोहफे में मिलता है, प्लीज इसे कबूल करो। मनाल की बात पर नूर ने लेस का आधा टुकड़ा मनाल की तरफ बढ़ाया। कंजूस इंसान, पास रखो इसे भी। मनाल ने आधे टुकड़े को देखते हुए घूरते हुए नूर से कहा, जिस पर उसने कंधे चाहे और वो आधा टुकड़ा अभी अपने मुंह में डाल लिया। मनाल इससे पहले नूर को कुछ कहती मनाहिल बोली, यार तुम लोग लड़ाई बाद में करना, पहले जाओ जाकर जरगोना का नंबर निकलवाते हैं और ड्रेस भी। मनाहिल ने दोनों को लड़ते देखकर कहा और दोनों मुंह बनाते हुए ग्राउंड से उसी तरफ चली गई जहां पर सब स्टूडेंट का डेटा होता था। जमान सुबह तैयार होते नाश्ता किए बगैर गाड़ी के पास आया, गाड़ी में बैठने लगा। जब कुछ याद आने पर गार्ड्स की तरफ देखा, कुछ पता चला उस नंबर का कहाँ है। उस वक्त जमान ने अपने गार्ड से पूछा, यस सर, ये रही उस नंबर की लोकेशन है। एक गार्ड ने टेप जमान की तरफ बढ़ाई जिस पर मैप लिखा था और एक जगह पर लाल निशान बना हुआ था। जमान ने टैब हाथ में लिए लेते गाड़ी में बैठा और अपने गार्ड्स को पीछे आने का इशारा किया। कुछ ही देर बाद जमान हॉस्पिटल पहुंच चुका था। कार पार्किंग में लाते वो गाड़ी से बाहर निकला। हमें यहीं खड़े होकर इसके बाहर आने का इंतजार करना होगा, हम हॉस्पिटल में कोई तमाशा नहीं लगा सकते, जमान ने अपने गार्ड से कहा जो अपनी गाड़ी से निकलकर जमान के पास खड़े थे। ओके, आधे घंटे के तवील इंतजार के बाद आखिर हातिम मलिक हॉस्पिटल से बाहर निकलता दिखाई दिया। अपनी गाड़ी में बैठकर उसने गाड़ी हॉस्पिटल से बाहर निकाली तो जमान ने भी अपनी गाड़ी उसके पीछे की। कुछ दूर सुनसान जगह पर जाते ही जमान ने अपनी गन निकाली और हातिम मलिक की गाड़ी के टायर का निशाना लेकर फायर किया। हातिम मलिक की गाड़ी झटका खाते रुक गई थी। जमान जल्दी से अपनी गाड़ी से निकला और उस तक पहुंचा। दरवाजा खोलते जमान ने इसे कॉलर से पकड़ते बाहर निकाला। हातिम मलिक शराफत से बताते, मेरी बीवी को तूने कहाँ रखा हुआ है, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा तेरा। जमान ने गन उसके माथे पर रखते चीख कर पूछा। हातिम मलिक तो जमान को देखते ही डर गया था। बोल जल्दी, मेरे पास वक्त नहीं है इतना। जमान ने गन का दबाव उसके माथे पर डालते हुए पूछा, नहीं बताऊंगा, क्या कर लेगा तू जमान? हातिम मलिक ने अपने अंदर हिम्मत जमा करते हुए कहा, अच्छा नहीं बताएगा तो फिर ये ले ठा। जमान ने कहते एक गोली हातिम मलिक की दाएं बाजू में मारी, जिससे वो करा कर रह गया। बता मुझे जरगोना को कहाँ रखा हुआ है तूने? जमान ने फिर से पूछा। नहीं बताऊंगा। हातिम मलिक अब भी ठीठ बना हुआ था। जमान ने अब की बार उसे मुक्के लाते मारना शुरू कर दी थी, मगर हातिम मलिक ने कुछ नहीं बताया था। जमान ने एक और गोली उसकी टांग पर मारी, मगर हातिम मलिक को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। सर इस तरह ये मर जाएगा, फिर हमें बीबी के बारे में कौन बताएगा? इसे छोड़ दें। जमान को आपे से बाहर होता देखकर उसके गार्ड ने परेशानी से कहा, एक बार ये बताए मुझे जरगोना के बारे में, इस कुत्ते की मैं अपने हाथों से जान लूंगा। जमान ने एक और लात हातिम मलिक के खून से भरे वजूद को मारी और गुस्से से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। हातिम मलिक तब तक बेहोश हो चुका था। सर इसे अपने साथ ले चले। जमान के गार्ड ने हातिम मलिक के बेहोश पड़े वजूद को देखते हुए जमान से पूछा, नहीं जाने दो इसे, ये एक
वाहिद रास्ता है ज़रगोना तक पहुंचने का, ये हमें उसके बारे में खुद अपने मुंह से कभी नहीं बताएगा। हम इसका पीछा करना होगा, तब ही हम ज़रगोना तक पहुंचेंगे। ज़मान ने गार्ड से कहा और अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। गार्ड्स भी हातिम अली को वहीं छोड़कर अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए थे। अस्सलाम वालेकुम, ये ज़रगोना का घर है क्या? गाड़ी साइड पार्क करती वो तीनों गाड़ी से निकलकर बाहर आए और सामने बनी खान हवेली के बाहर खड़े गार्ड से पूछा। जी। गार्ड ने सर से पांव तक इन तीनों को देखते हुए जवाब दिया। क्योंकि इन तीनों ने जीन्स शर्ट पहन रखी थी जो इस गांव में कोई नहीं पहनता था, इसलिए वो हैरान था। ओके चलो अंदर। गार्ड की बात पर मनाही ने पीछे खड़ी नूर और मनाल को देखते हुए कहा और गेट के पास गई। बीबी आप अंदर नहीं जा सकती, गार्ड ने दरवाजे के सामने खड़े होते हुए कहा। अरे ये क्या बात हुई? हम ज़रगोना से मिलने आए हैं, हमें अंदर जाने दे, नूर ने हैरत से पूछा। बीबी घर पर नहीं है, आप जाएं, गार्ड ने नूर को देखते कहा। अंसार साहब ने किसी भी अरे गहरे को घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी थी। कोई बात नहीं, हम इंतज़ार कर लेंगे उसका। वैसे कहाँ है वो, कहाँ गई है वो? मनाल ने कहते साथ ही गार्ड से सवाल किया। पता नहीं मैम, आप लोग जाएं यहाँ से, गार्ड अब झिंझलाकर बोला। वो लोग कोई जवाब देते इससे पहले ही ज़मान की गाड़ी पीछे से आई। गार्ड ने एकदम उसके लिए दरवाज़ा खोला। वो गाड़ी से निकलकर वापस गेट पर आया। वह मनाहिल को पहचान चुका था। ये वही थी जिसके भाई ने उस दिन ज़रगोना को हाथ लगाया था। और थैंक गॉड जीजू आप आए। देखिए हमें ये गार्ड अंदर नहीं जाने दे रहे। मनाहिल ने जमान को देखते एकदम गार्ड की शिकायत लगाई। जमान ने जीजू लफ्ज़ पर हैरत से मनाहिल को देखा। यार कितने हैंडसम है जीजू, नूर ने जमान को देखते साथ खड़ी मनाल के कान में कहा। मगर जमान के तेज कानों ने इसकी बात सुन ली थी। जमान ने अब बाकी दोनों को भी हैरत से देखा। इसके दिमाग में एक ही सवाल था कि ज़रगोना जैसी मासूम लड़की की ये तीनों दोस्तें बन कैसे गई। ज़रगोना घर पर नहीं है, आप फिर कभी आइएगा, ज़मान कहते अंदर की जानिब बढ़ गया। पीछे वो तीनों मुंह खोले इसकी कमर को देखने लगी। अजीब बेइज्जती है यार, नूर ने उदासी से कहा और वापस गाड़ी में आकर बैठ गई। इसके पीछे ही मुंह लटकाए मनाल और मनाहिल भी गाड़ी में आकर बैठ गई। आज हमें से ज़रगोना की बच्ची ने बहुत बेइज्जत करवाया है, अब मिले वापस सारे बदले लेंगे हम इससे। वो भी चुन चुन के मनाहिल ने दांत पीसते हुए कहा। साथ ही गाड़ी भी स्टार्ट की। मनाहिल की बात पर नूर और मनाल ने भी अपना अपना सर हिलाया, जैसे कह रही हूँ कि हम भी चुन चुन कर बदले लेंगे। एक माह गुजर चुका था ज़रगोना को खोए। इस एक माह में ज़मान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ज़रगोना का पता लगाने की, मगर नाकाम रहा। न जाने हातिम मलिक ने इसे कहाँ रखा हुआ था। इससे पहले तो एहसास नहीं हुआ था, मगर अब उसे लगा था कि ज़रगोना इसकी बीवी है। उसे कैसे भी करके उसे ढूंढना है, इसलिए अब वो दिन रात कोशिश कर रहा था। उसने इस शहर के सब पुलिस स्टेशन में ज़रगोना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, मगर अभी तक कुछ हाथ नहीं आया था। हातिम अली के ज़मान से मार खाने के बाद 5 दिन हॉस्पिटल में रहा, फिर घर चला गया। ज़मान के बंदे साय की तरह इसके पीछे लगे हुए थे, मगर शायद हातिम मलिक ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो अपने ऑफिस और घर के अलावा क्लब जाता था, और जहाँ ज़मान के बंदे जाकर पहुंच चुके थे, वहां से चेक कर चुके थे, वहां से कुछ नहीं मिला था। जमान को इसके एक माह में अपना आप खाली सा महसूस होने लगा था। वो नहीं जानता था कि इससे ज़रगोना की इतनी बुरी आदत पड़ जाए कि वो बिल्कुल इसके बगैर नहीं रह सकेगा। उसने अपनी हालत बिल्कुल किसी पागल की तरह बना ली थी। रात के 2 बजे जमान खुली सी वाइट शर्ट पहने, इसके नीचे ब्लैक ट्राउजर पहने बालकोनी में खड़ा था। इसके हाथ में सिगरेट था, जिसके कश लेता वो धुआं हवा के सुबुर्द कर रहा था। अगर कभी भी कुछ चाहिए हो जो तुम्हें लगे मिलना मुश्किल है, तो तहज्जुद पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगना, देखना फिर कैसे मिलता है। इससे तुम्हारे दिलो दिमाग को सुकून मिलेगा, वो चीज़ भी मिल जाएगी जिसकी तुम्हें तमन्ना है। जमान हाथ में सिगरेट पकड़े खड़ा था, जब अचानक उससे अपनी मामा की बहुत पहले की बात याद आई थी। वो जल्दी से सिगरेट पाँव तले मसलते अपने कमरे में गया और वुज़ू करते जाए नमाज बिछाकर तहज्जुद पढ़ने लगा। तहज्जुद की रकात अदा करने के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए और आधे घंटे से भी ज़्यादा वो अल्लाह के आगे ज़रगोना की हिफाजत और इसके मिल जाने की दुआ करता रहा। तहज्जुद अदा करने के बाद वो पुरसुकून होकर सो गया। इसे यकीन था कि अब अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं करेगा। सुबह ज़मान की आँख खुली तो देखा नमाज का वक़्त था। नमाज अदा करते वो वापस सो गया था। फिर उसकी आँख खुली तो दिन के 10 बज रहे थे। वो फ्रेश होते अपने कमरे से निकला, लॉन्च में गया। लॉन्च में यहाँ साथ साथ बैठे टीवी पर खबरें सुन रहे थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। ज़मान उन्हें सलाम करता डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठा। वालेकुम सलाम, ऑफिस जाओगे आज? साथ साहब ने ज़मान को देखते हुए पूछा। जी जाऊँगा, जी बाबा जाऊँगा। ज़मान ने सर हिलाया। कुछ ही वक्त बाद मुलाजमा ने नाश्ता उसके सामने आकर रखा तो ज़मान भी नाश्ते में मसरूफ़ हो गया। उसकी याद आ रही है। आज साथ सामने रिमोट से टीवी का चैनल बदलते हुए ज़मान से सवाल किया। इसके सवाल पर वो खाना छोड़ते हैरत से देखने लगा। क्या मतलब बाबा? ज़मान समझ तो गया था, मगर फिर भी अनजान बना। बहुत बुरा लगता है एकदम आपसे, अगर कोई अपना आप छीन जाए तो
अंसार साहब ने उसके सवाल को इग्नोर करते अपना सवाल किया। जमान बस खामोशी से उन्हें देख रहा था। तुमने भी तो यही किया था उसके साथ, आज से 5 साल पहले तुमने उससे उसका बेहतरीन दोस्त छीन लिया था, वो भी इस वक्त जब उसे अपने दोस्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब खुद पर आई तो एक माह में ही अपना ये हाल बना लिया तुमने। अंसार साहब ने जमान की हालत देखते हुए तंज किया। जमान ने उनकी बात पर सर झुका लिया था। उसे एकदम जरगोना के साथ किया अपना रवैया याद आया। उसे शर्मिंदगी ने आन घेरा था। अब जाओ इसे ढूंढो, वरना अपने बाप का अपने आप को मर्द कहलाना बंद करो। 1 महीने से तुम्हारी बेगम गुम है और तुम हो के चुपचाप बैठे हो। अंसार साहब ने सख्त लहजे में उससे कहा। अल्लाह हाफिज, मैं चलता हूँ। जमान शर्मिंदा होते हुए नाश्ता वहीं छोड़ उठकर वहां से निकल गया था। ये जमान के ऑफिस का मंजर था, जहाँ वो गुस्से की शिद्दत से लाल आंखें लिए खड़ा था। उसके सामने ही उसके आदमी खड़े थे जिन्हें इसने जरगोना को ढूंढने में लगाया था। मुझे रात तक जरगोना का पता चाहिए, वरना तुम सबको जिंदा जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा मैं, जमान ने गुस्से से चीखकर कहा। तो उसके सामने खड़े आदमी डर कर कांपे। सर, हमको कोशिश चुप, बिल्कुल चुप, कोई कोशिश नहीं कर रहे हो तुम लोग। 1 महीना हो गया है, तुम लोगों की कोई भी कोशिश नजर नहीं आई मुझे। अब मुझे रात तक उसका पता चाहिए, वरना अपनी जान गंवाने की जिम्मेदार तुम लोग खुद दोगे। जमा ने अपने दाएं हाथ की 2 उंगलियों से अपना माथा मसलते अपना गुस्सा कम करने की कोशिश की। यस सर। इसके आदमी ने जल्दी से सर हिलाया। वहां से अपनी जान बचाते हुए बाहर निकले, वरना क्या पता जमान उन्हें अभी ही खत्म कर दे। हातिम मलिक, तुम अपने जाम के लिए तैयार हो। जब वो जल्दी तुम्हारी मौत मेरे हाथों होने वाली है। जमान ने दांत पीसते हुए खालों में हातिम मलिक को मुखातिब किया, फिर गहरा सांस लेते हुए टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया, पूरा एक ही बार में अपने अंदर उड़ेल दिया। सुबह साहब की गई बातें उस पर गहरा असर कर गई थी, इसलिए अब उसे कैसे भी करके रात से पहले जरगोना को ढूंढना था। जरगोना 1 माह से इस कमरे में बंद थी। इसे खाना पीना जरूरत की चीजें इस कमरे में मिल जाती थी। अब तो उसने ये सोचना भी ही छोड़ दिया था कि वो कभी यहाँ से निकल सकेगी, क्योंकि 1 माह तो गुजरी गया था, किसी ने भी इसे यहाँ निकालने की कोशिश नहीं की थी। उसे अब जमान पर भी गुस्सा आने लगा था। मगर एक बात अच्छी थी कि उस दिन के बाद हातिम मलिक इधर नहीं आया था, इसलिए जरगोना थोड़ी पुरसुकून थी। जमान हम अब तुमसे कभी बात नहीं करेगा, अगर इधर से निकल भी गया तब भी। जरगोना ने बेड पर बैठे अपने ख्यालों में जमान को मुखातिब करते हुए कहा। ए लड़की, ये ले कपड़े और बाकी का सामान, तैयार हो जा, आज बॉस घर आएंगे। उन्होंने ऑर्डर दिया है कि तुझे उनके आने से पहले उनके कमरे में पहुंचा दिया जाए। वही औरत दरवाजे खोलते हुए अंदर आई। उसके हाथ में कुछ सामान था जो उसने जरगोना के आगे फेंका। जरगोना उसकी बात सुनते एकदम साकत हुई थी। इसका सुकून एकदम मिट्टी में मिला था। बाजी, हमको घर जाने दो तुम्हें, खुदा का वास्ता। जरगोना ने आंखों में आंसू लिए इस औरत से इल्तिजा की। ओए जा, जल्दी तैयार हो जा, तेरे पास आधा घंटा है। वो बेहिस औरत जरगोना की बात को नजरअंदाज करती कमरे से निकल गई। जरगोना बेड पर बैठे ही रोने लग गई थी। ओए, तू अभी तक इधर बैठी है, जा जाकर तैयार हो। वो औरत कुछ देर बाद वापस आई तो जरगोना को वहीं बैठे देखकर गुस्से से बोली। जरगोना एकदम उठकर कपड़े लेते वॉशरूम में गई, मगर इसकी सिसकियों की आवाज़ अभी कमरे में गूंज रही थी। जरगोना के तैयार होने के बाद वो औरत उसे लेते सीढ़ियों पर चढ़कर लाउंज में पहुंची। जरगोना मुसलसल रो रही थी और साथ में अपना हाथ उस औरत की सख्त गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। हमको जाने दो प्लीज़, हमको घर जाना है, जरगोना ने रोते हुए कहा। मगर वो बेहिस औरत तो जैसे कान बंद किए ही चल रही थी। वो इसे अपने साथ खींचे हुए लॉन्च में बनी सीढ़ियों से ऊपर लेकर गई, फिर दाएं जानिब बने एक कमरे में दाखिल हुई। जरगोना को वहीं कमरे के फर्श पर धक्का देते वो औरत कमरे से निकल गई और बाहर से उसे लॉक कर दिया। जरगोना फर्श पर गिरी रोती रही, चीखती रही कि बाहर निकलो, मगर किसी ने इसकी फरियाद तक नहीं सुनी थी। वो जालिम लोग कान बंद किए बैठे थे। कुछ वक्त बाद दरवाज़ा खोला और हातिम मलिक चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए अंदर दाखिल हुआ। जरगोना एकदम खुद में सिमटी थी। खुद ही बचाना बंद करो, अब तो मुझसे नहीं बच सकेगी। तेरे शोहर ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, उसका बदला मैं अब तुझसे लूंगा, हातिम मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा और जरगोना की जानिब कदम बढ़ाए। हमको छोड़ दो, हमसे दूर रहो, जरगोना ने रोते रोते उससे कहा और साथ ही पीछे की जानिब खिसकने लगी। हा हा, छोड़ दूं तुझे, छोड़ दूं, हा हा, इतना पागल हूँ क्या? आज तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, हातिम मलिक ने जरगोना का मुंह अपने हाथों में दबोचते हुए सख्ती से कहा। हातिम मलिक ने एक जोरदार थप्पड़ जरगोना के मुंह पर लगाया था, जिससे वो एकदम एक तरफ जाकर गिरी। थप्पड़ इतने जोर का था कि जरगोना के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया था। हातिम मलिक ने उसे वापस से अपने सामने करते एक और थप्पड़ इसके गाल पर मारा, जिससे फिर से वो पीछे जा लगी। इसी तरह कई देर हातिम मलिक इसे उससे अपनी मार का हिसाब लेता रहा। जरगोना वैसे ही सिसकती रही, मगर इस बेरहम शख्स को जरा भी उस पर रहम न आया।
ज़मान अपने ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था जब उसका फ़ोन बजा। इसने बिना नंबर देखे झंझलाते हुए कॉल पिक किया। अस्सलाम वालेकुम सर, अभी ही हातिम मलिक शहर से दूर एक हवेली में गया है। ये हवेली काफ़ी बड़ी है और इसके बाहर हातिम मलिक का नाम भी लिखा है। गार्ड जिसको ज़मान ने हातिम मलिक के पीछे लगाया हुआ था वह बोला, जल्दी से मुझे लोकेशन भेजो, मैं पहुँचता हूँ उधर। ज़मान ने गार्ड की बात पर अपने सामने टेबल पर खुला लैपटॉप बंद किया और जल्दी से अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। ओके सर, उस गार्ड ने कहा साथ ही कॉल बंद की। फिर कुछ ही देर बाद ज़मान को एक मैसेज वसूल हुआ जिसमें उस जगह का एड्रेस था। ज़मान जल्दी से अपने ऑफिस से निकलते हुए गाड़ी में बैठा और गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी। 1 घंटे का सफ़र था जो उसने आधे घंटे में पूरा कर लिया था। ज़मान ने रास्ते में अपने बाकी गार्ड्स को भी बुला लिया था क्योंकि वो जानता था कि हातिम मलिक ने काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी रखी होगी जिसका अकेले ज़मान सामना नहीं कर सकेगा। इस हवेली के सामने पहुंचते ही ज़मान ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर बाहर निकला। सर, यही है वो हवेली जहां हातिम मलिक आया है, उसके गार्ड ने बताया। ओके, बाकी के गार्ड्स को आने दो, फिर चलते हैं अंदर, ज़मान ने माथा मसलते हुए कहा। 5 मिनट के इंतजार के बाद ही उसके गार्ड्स की गाड़ी पहुंच चुकी थी। ज़मान उन्हें लेते हवेली के अंदर दाखिल हुआ। वो सामने आते सब गार्ड्स को उड़ा रहे थे। ज़मान ने एक गार्ड के पास जाते उसका कॉलर अपनी मुट्ठी में जकड़ा। बता, तेरा बॉस कहाँ है? ज़मान ने गुस्से से गार्ड के सर पर गन रखते पूछा। वो ऊपर इस कमरे में, गार्ड ने डरते डरते बताया। तो ज़मान ने गोली इसके सर में मारते जल्दी से ऊपर भागा। इसके गार्ड्स हातिम मलिक के आधे से ज़्यादा गार्ड्स को मार चुके थे। इसी तरह कई देर हातिम मलिक उससे अपनी मार का हिसाब लेता रहा। ज़रगोना वैसे ही सिसकती रही मगर हातिम मलिक को ज़रा भी उस पर रहम नहीं ना आया। तेरे शोहर ने मुझे ऐसे ही तकलीफ दी थी। इस दिन हातिम मलिक ने उसके बाल अपनी मुट्ठियों में जकड़ते हुए गुस्से से कहा। ज़रगोना तो बिल्कुल बेहोश होने के दर पर थी मगर हातिम मलिक उसके मुंह पर पानी फेंक उसे बेहोश होने नहीं दे रहा था। हातिम मलिक उसे फर्श से खींचते हुए अब बेड पर लेकर जा रहा था जब पीछे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। हातिम मलिक एकदम पीछे मुड़ा जहां दरवाजे के बीच में ज़मान चेहरे पर गज़बनाक तासुरात, हाथ में गन पकड़े खड़ा था। छोड़ो ज़रगोना को। ज़मान गन का रुख हातिम मलिक की तरफ करते गुस्से से चीखा। हातिम मलिक तो उससे सामने दिखते ही भीगी बिल्ली बन गया था। उसने ज़मान के कहने पर एकदम ज़रगोना को छोड़ दिया। अब ज़मान के गार्ड भी कमरे में आ चुके थे। इस कुत्ते को ले जाओ यहाँ से और कोई अंदर ना आए, ज़मान ने हातिम मलिक को अपने गार्ड की तरफ धकेल कर कहा और गार्ड्स को अंदर दाखिल होने से मना किया क्योंकि ज़रगोना की हालत काफ़ी ख़राब थी। ज़रगोना, क्या तुम ठीक हो? ज़मान ने पास जाते उसे अपनी जैकेट पहनाई और उससे से पूछा जो हल्का हल्का कांप रही थी। दूर 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 हो। ज़रगोना शायद अपने हवास में नहीं थी तभी ज़मान को खुद से दूर धकेल रही थी। ज़रगोना, मैं हूँ ज़मान, ज़मान ने इसे खुद से लगाते हुए कहा मगर ज़रगोना अभी भी इससे दूर होने की कोशिश कर रही थी। ज़रगोना, रिलैक्स हो जा, कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारे पास हूँ। ज़मान ने आस्ता आस्ता उसकी पीठ थपकाई। इस तरह कुछ देर में ही ज़रगोना बेहोश हो चुकी थी। ज़मान उसे जल्दी से लेते बाहर भागा। गार्ड ने उसे आते देखकर नज़रें झुकाई और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। ज़रगोना को गाड़ी में रखते ज़मान खुद भी इसके साथ बैठा और एक गार्ड ने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ी। पूरे रास्ते ज़मान के चेहरे पर परेशानी के तासुरात रहे थे। आखिर हॉस्पिटल आया तो ज़मान ज़रगोना को लेते हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ। जल्दी से डॉक्टर को बुलाते ज़रगोना को वार्ड में लेकर जाया गया। सर, आप बाहर ही रहें, डॉक्टर ने ज़मान को अंदर जाते देखकर कहा। वो मेरी बीवी है, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, ज़मान गुस्से से कहते रूम में चला गया। पीछे डॉक्टर मुंह बनाते अंदर दाखिल हुई। सर, आपकी वाइफ को सदमा लगा है जिसकी वजह से वो बेहोश हुई हैं। होप वो कुछ वक्त में होश में आ जाएंगी। आपको उसका बहुत ख्याल रखना है और टेंशन नहीं लेने देनी। डॉक्टर ने ज़रगोना का सही से चेकअप करते हुए ज़मान को बताया तो उसने सर हिलाया। इसे कब तक हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा? ज़मान ने ज़रगोना के पास जाते हुए पूछा। होश में आने के बाद मुझे पूरा चेकअप करना होगा, इसके बाद आप ले जाइएगा, डॉक्टर ने कहा और रूम से निकल गई। ज़मान ज़रगोना के सरहाने रखी कुर्सी पर बैठ गया और ज़रगोना के चेहरे के निशानों पर हल्का सा हाथ लगाया। ज़रगोना की हालत देखते उसे एक बार फिर हातिम मलिक पर गुस्सा आया था। ज़रगोना की एक एक चोट का मैं तुमसे बदला लूंगा। हातिम मलिक, अपने अंजाम के लिए तैयार हो जा। ज़मान ने मुठियाँ बंद करते दांत पीसकर कहा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अंसार साहब और ज़रगोना की ताया ताई रूम में आए। ज़रगोना की ताई तो इसकी हालत देखते ही रो दी थी, जिन्हें अब ताया चुप करवा रहे थे। बाबा, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ, ज़मान अंसार साहब से कहते हॉस्पिटल से निकल गया। उसकी गाड़ी का रुख एक वीरान इलाके की तरफ था जहाँ दूर दूर तक कुछ घर बने हुए थे। शाम होने की वजह से ये जगह बिल्कुल वीरान थी। ज़मान ने गाड़ी एक कच्ची सड़क से गुजारने के बाद एक इमारत के सामने रुकी जो भी ज़ेरे तमीर थी। इमारत के अंदर दाखिल होते ही वो बेसमेंट की तरफ बढ़ा। बेसमेंट के दरवाजे के सामने पहुंचते ही दरवाज़ा खुल गया था। अंदर काफ़ी सारे गार्ड्स खड़े थे और एक कोने में एक दरवाज़ा बना हुआ था जिसके पीछे कमरा था। कहाँ है वो? ज़मान ने गार्ड से पूछा। इसकी आवाज़ खतरनाक हद तक संजीदा थी जिसे सुनते गार्ड्स भी एक पल हैरान हुए थे। सर, वो इस रूम में, गार्ड ने कोने में बने रूम की तरफ इशारा किया तो ज़मान लंबे लंबे टक भरता उस रूम में गया। अंदर रोशनी बहुत कम थी। इस रोशनी में एक साया नजर आ रहा था जो कुर्सी पर बैठा था। ज़मान ने आगे बढ़ते
साइड पर रखे टेबल के ऊपर से जग उठाया जो पानी से भरा हुआ था और पूरे सामने वाले के मुंह पर उछाला, जिससे सामने वाला एकदम होश में आया। क्या हाल है हातिम मलिक साहब, कैसी लगी हमारी खिदमत गुजारी? ज़मान ने तंजिया मुस्कुराते हुए हातिम मलिक से कहा, जिसके नाक और मुंह से खून निकलकर अब वही जम गया था और मुंह पर भी कई सारे निशानात थे। मुझे छोड़ दो ज़मान, मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारे घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। हातिम मलिक ने इल्तजा की। हाँ हाँ, तुम इस लायक रहोगे तो देखोगे मेरे घर को, ज़मान ने कहका लगाया जैसे ही हातिम मलिक ने कोई मजाकिया बात की हो। अभी तुम्हारी खिदमत सिर्फ मेरे गार्ड ने की है, मुझे भी मौका दो कुछ खिदमत करने का। ज़मान ने हंसते हुए कहा और कमरे के एक कोने में रखे टेबल से एक चाकू लेकर आया। आराम से हातिम अली के सामने बैठते इसने चाकू से हातिम अली का दायां हाथ काटा। खून सीधा ज़मान के हाथ पर गिरा था, मगर इससे कोई फर्क ना पड़ा। साथ ही हातिम अली की चीखें पूरे कमरे में गूंजी। ज़मान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी और हातिम अली के चीखने चीखें सुनते साथ ही उसने चाकू से इसका दूसरा हाथ भी काट दिया था। इसी तरह वो आधा घंटा इस कमरे में रहा। फिर जब बाहर निकला तो उसके हाथ, कपड़े और यहाँ तक कि जूते भी खून से भरे हुए थे। बॉडी को कुत्तों को डाल दो, ज़मान कहते वहां से निकल गया। पीछे से गार्ड्स अंदर दाखिल हुए तो कमरे और हातिम अली का हशर देखते उसकी रूह फना हुई थी। हातिम अली के जिस्म का हर एक हिस्सा अलग पूरे कमरे में पड़ा था। गार्ड्स एक दूसरे को देखते आगे बढ़े और बॉडी के हिस्से जमा करने लगे ताकि कुत्तों को दे सके। रात को ही जरगोना होश में आ गई थी। डॉक्टर ने उसका सही से चेकअप किया, फिर रात के 2 बजे से डिस्चार्ज कर दिया था। जमान उसे लेते अपनी गाड़ी में बैठा था और अंसार साहब और जरगोना के ताया ताई दूसरी गाड़ी में बैठे थे। जमान अपने खून से भरे कपड़े पहले ही बदल चुका था ताकि कोई देख ना ले। जरगोना बस खामोशी से बैठी हुई थी और जमान गाड़ी चलाते साथ साथ उसे भी देख रहा था। जरगोना अपने चेहरे पर इसकी नजरें महसूस करते नर्वस हो रही थी, इसलिए बार बार अपनी उंगलियों को आपस में मसल रही थी। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद जमान ने गाड़ी रोकी और जरगोना जल्दी से निकलने लगी। जब उसकी नज़र बाहर पड़ी जहाँ अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था, उसने इधर उधर नजर दौड़ाई मगर कहीं भी उस हवेली नजर ना आई। ये बस एक खाली सड़क ही थी, ये हमका घर नहीं है। जरगोना ने जमान की तरफ मुड़ते हुए उसे बताया। उसे लगा कि जमान गलत रास्ते पर आ गया है। जानता हूँ, मैं घर जा भी नहीं रहा था। जमान ने इसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा। जरगोना तो इतने सालों बाद इसकी मुस्कुराहट में ही खो गई थी। होश में तो तब ही जब उसे लगा कि जमान ने उसका हाथ थामा है। जमान पूरी तरह जरगोना की तरफ मुड़ा और उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, जमान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जरगोना ने सर झुका लिया था। तुम्हारे साथ जो भी इस 1 माह में हुआ, इस सबको भूल जाओ। मैं आज से तुमसे अपने हर बुरे सलूक की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हर वो सलूक जो मैंने तुम्हारे साथ किया, मुझे माफ़ कर दो ज़रगोना। मुझे तुम्हारे जाने के बाद एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए क्या हो और कितनी अहम हो। मैं अब आगे की पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं अपनी हर सुबह में तुम्हें अपने सामने देखना चाहता हूँ। मैं अपनी हर शाम के इख्तिताम पर तुम्हें अपने सामने देखना चाहता हूँ। जमान बोलते कुछ देर खामोश हुआ कि ज़रगोना कुछ बोले, मगर वो वैसे ही खामोश बैठी थी। जमान ने एक बार फिर जरता सरा मीना कौम, जमान ने एक बार फिर से कहा तो जरगोना ने हल्का सा सर उठाया। फिर जमान को एक नज़र देखते हुए वापस सर झुका लिया। कुछ बोलो भी, जमान ने परेशानी से कहा। उसे लगा कि जरगोना इससे नाराज़ है। हमको शर्म आ रहा है, जरगोना ने सर झुकाए हुए जवाब दिया। तो जमान का बेसाख्ता कहका निकला। कितनी सीधी सादी थी, जो दिल में होता कह देती। आप हम पर हंस रहा है? जरगोना ने जमान का कहका सुनते इसकी तरफ मुड़कर घूरते हुए कहा। अब की बार शर्म कहीं दूर जा सोई थी। नहीं, हमारा इतना जुर्रत है, जमान ने क्या कहका रोकते मुस्कुराकर कहा। तो जरगोना ने फिर से इसे घूरी से नवाजा। तुमने जवाब नहीं दिया, क्या मेरे साथ रहोगी हमेशा के लिए? जमान ने फिर से नरम लहजे में पूछा। जब आप हमसे गुस्सा था तब भी हम आपके साथ ही रहता था, अब भी रहेगा। जरगोना ने मुंह दूसरी तरफ करते हुए जवाब दिया। शुक्रिया जरगोना, मगर अब मैं तुम्हारे साथ गुस्सा नहीं करूंगा, कभी भी नहीं, जमान ने मुस्कुराकर कहा और गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी। घर आने के 1 हफ्ते बाद ही जरगोना ने वापस से कॉलेज आना शुरू किया। आज उसे जमान खुद कॉलेज छोड़ने आया था। खुदा हाफिज, हम चलता है। जरगोना ने गाड़ी से निकलते जमान की तरफ आकर कहा। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना और जब फ्री होगी तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने, जमान ने मुस्कुराकर कहा। तो जरगोना ने सहराते कॉलेज के गेट से अंदर चली गई। जरगोना अभी अपनी क्लास में जा रही थी जब पीछे से उससे जोर से कोई चीज़ अपनी कमर में लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, जहां मनाहिल चेहरे पर गुस्सा गजबनाक तासरा लिए खड़ी थी। उसके साथ ही नूर और मनाल भी खड़ी थी, जो जरगोना को घूर रही थी। तुमने हमको क्यों मारा? जरगोना ने कमर पकड़ते हुए कहा, जहां पर मनाहिल ने उसे मोटा सा रजिस्टर मारा था।
तुम कहाँ गायब थी इतना वक्त? मनाही ने से घूरते हुए पूछा। जरगोना का चेहरा चादर से ढका हुआ था, इसलिए इन्हें जरगोना के चेहरे के निशान नहीं नजर आ रहे थे। तुम्हें पता है, हम तुम्हारा पता करने के लिए तुम्हारे घर गए थे, लेकिन किसी ने जाने ही नहीं दिया अंदर। नूर ने जरगोना को घूरते हुए बताया। तुमको सब कुछ बताता है, पहले हमको घूरना बंद करो। जरगोना ने इन तीनों को देखते हुए कहा तो वो तीनों थोड़ा नॉर्मल हुई। चलो कंटीन हमारे साथ। जरगोना उन्हें लेती कंटीन गई, जहाँ पर बैठते उसने सब कुछ इन तीनों को बताया। वो तीनों तो सदमे में ही चली गई थी, ये सोचते कि जरगोना के साथ इतना बुरा हुआ है 3 साल बाद। मुबारक हो मिस्टर जमान, आपका बेटा हुआ है और आपकी वाइफ भी ठीक है अब। ऑपरेशन थिएटर से निकलकर डॉक्टर ने जमान को बताया, जो कि कॉरिडोर में उधर से उधर चक्कर काट रहा था। क्या क्या सच में? डॉक्टर जमान ने खुशी से कहा, जिस पर डॉक्टर ने सर हिलाया। बाबा, आपने सुना डॉक्टर ने क्या बोला? मेरा मेरा बेटा हुआ है। पीछे जमान पीछे खड़े अंसार साहब से बोला, जिनके चेहरे पर पहले ही मुस्कुराहट आई हुई थी। बिल्कुल जमान मुबारक को। अंसार साहब खुश से जमान के गले लग गए। उनसे अलग होते ही जमान जरगोना के ताया और ताई से मिला, फिर आखिर में खड़े नुमान से मिला, जिसने खुश दिली से मुबारकबाद दी। बाबा, मैं मस्जिद से होकर आता हूँ, जमान खुशी से कहते शुक्राने के नफल अदा करने चला गया। नफल अदा करने के बाद जमान सीधा जरगोना के रूम में गया, जहाँ वो बेड पर आंखें बंद किए लेटी थी और बेड के साथ ही रखी कॉट में बेबी सो रहा था। जमान ने सबसे पहले जाते बेबी कॉट से इसे उठाया, और बेबी काफ़ी छोटा सा था, मुश्किल से जमान के साथ साथ से बाहर आया, हाथ से बाहर जाता था। जमान ने उसके नए नए गालों पर अपने लब रखे तो वो हल्का सा मुंह बनाने लगा। उसके इस तरह करने पर जमान का कहका छूटा, जैसे जरगोना भी आंखें खोले जमान को देखने लगी। क्या हुआ? जरगोना ने जमान को देखते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, बस हमारा बेटा तुम पर गया है। जमान ने बेबी को उठाकर जरगोना के पास जाते हुए कहा। जरगोना ने हाथ बढ़ाए तो जमान ने बेबी को इसे थमा दिया। ये तो वाकई अम जैसा है। अब बस इसका दिल आप पर ना चला जाए। खड़ूस और अकड़ू, जरगोना ने बेबी को प्यार करते हुए जमान को कहा। मैं खड़ूस और अकड़ू हूँ? जमान ने हैरत से पूछा, जिस पर जरगोना ने सर हिलाया। एक दफ़ा तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं तुमसे इस बात का बदला भी लूंगा, जमाने से घूरते हुए कहा। अब हमारे पास हमारा बेटा है, हम आपको छोड़कर चला जाएगा अपने बेटे के साथ, जरगोना ने मुंह बनाते हुए कहा। आज ऐसा बोल दिया है ना, आज के बाद नहीं बोलना। मैं तुम्हें और अपने बेटे को अब कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। जमान का लहजा सख्त था। तो मजाक कर रहा था, आप हमको डांटने ही लग जाता है, जरगोना ने मासूमी से कहा तो जमान उसे खींचते अपने साथ लगाया। मैं डांट नहीं रहा, बस कह रहा हूँ। मैं अब तुम दोनों की जुदाई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, कभी भी नहीं, जमान ने प्यार से कहा, और जिस पर जरगोना मुस्कुरा दी। तब ही बेबी के रोने की आवाज़ आई तो दोनों इसकी जानिब मतवज्जो हुए। जमान जल्दी से इसका फीडर बना कर दें, इसको भूख लगी है, जरगोना ने परेशानी से कहा तो जमान से हैरत से देखा। मैं बना कर दूं? जमान ने हैरत से अपनी जानिब इशारा किया। हाँ ना, और कोई है इस कमरे में जिसको हम कहेगा? जल्दी बनाएं, बेबी रो रहा है, जरगोना ने उसे घूरते हुए कहा। साथ ही वो बेबी को भी चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, जो काफ़ी देर से रोए जा रहा था। जमान ने उसकी बात सुनते बेचारगी से शक्ल बनाई। अब जमान खान की ज़िंदगी में यही काम रह गया था बस। मगर अब बीवी की सुनी तो पड़ेगी ही ना, इसलिए लग जा काम कर, ये ना हो कि कल वो सच में अपने बेटे के साथ तुझे छोड़कर चली जाए। जमान बड़बड़ाते हुए फीडर बनाने लगा और जरगोना बेबी को चुप करवाने लगी। आज उनकी नफरत की दास्तान मोहब्बत पर जाकर ख़त्म हुई थी। तो कैसा लगा आपको नावल? अच्छा था नावल, लेकिन मुझे इसमें थोड़ी सी हैरत हुई कि नावल का हीरो जो है उसने 1 माह लगा दी अपनी बीवी को ढूंढने के लिए, लेकिन लास्ट में राइटर ने जो 1 महीने को कवर किया वो अच्छे तरीके से कर लिया था। आपको कैसा लगा? आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और इसमें पश्तो के बहुत सारे अल्फाज थे जिसको मैंने स्किप भी किया था, कुछ बोलने की कोशिश भी की थी, तो उम्मीद है आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। और अगर फिर भी मिस्टेक आपको लगे तो उसके लिए एडवांस सॉरी। इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपने माँ बाप का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।